पाकिस्तानी कौम ने जी अपना फैसला सुना दिया और ये फैसला और ये इलेक्शन डे इतना क्रेडिबल था बहुत से लोगों के नज़दीक कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हर जगह छाई हुई है। क्या प्रोविंशियल सिटी और क्या कौमी, यानी कि इस वक्त कोई पार्टी नहीं जो टॉप चार्ट पे है। मेरे सामने आज़ाद और ख़ास तौर पर पीटीआई सपोर्टेड इंडिपेंडेंट जो है उनकी 101 सीट से अब तक की नेशनल असम्बली के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी तमाम तर सपोर्ट सिस्टम, अपनी तमाम तर एक तरफा पॉलिटिकल रैलीज़ और जो पॉलिटिकल कंपेनिंग की उसको इजाज़त मिली हुई थी उसके साथ सिर्फ 71 सीट्स पे। और मैंने यहीं से यहाँ से बैठ के कहा था कि पीएमएलएन के लिए शिकस्त फाश वो होगी अगर ये सिंपल मेजॉरिटी 134 या 120 ना ले सके। ये भी इनकी शिकस्त है। यहाँ तो 100 भी नहीं आया, यहाँ तो 90 भी नहीं आया, यहाँ तो 80 भी नहीं आया, इस वक्त 71 पे खड़ी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 52 पे है, MQM 13 के ऊपर है। पाकिस्तान की ये आई थिंक हंगेस्ट तरीन पार्लियामेंट होगी, लेकिन क्या ये हंग रह पाएगी या रह पाएगी ये एक और सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर कामयाबी इस लिहाज से मिली है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वोट पड़ा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि इलेक्शन डे वाले दिन जो उनके मुतालिक तासुर बनाया जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि जी पीटीआई के वोटर को निकलने नहीं दिया जाएगा, उनको पाकिस्तान की आर्मी न्यूट्रल रही, क्रेडिबल इलेक्शन को उन्होंने एक तरह से अगर आप सुपरविजन का भी राइट देना चाहें तो मैं देने को तैयार हूँ, वो इंटरफेयर नहीं किया, किसी को रोका नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं। तो इसका क्रेडिट जो है मैं अफवाज पाकिस्तान को देना चाहिए। अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत खुश है तो उस खुशी के अंदर फिर ये भी याद रखें कि इस खुशी से पहले जो आप मरसिया पढ़ रहे थे उस मरसिया की बुनियाद ये थी कि जी फौज नहीं तहरीक इंसाफ को निकलने देगी, फौज वोट नहीं डालने देगी। तो फौज ने आपको कुछ नहीं कहा, फौज ने पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रल रह के बाकायदा ये इलेक्शन जो है उसको देखा, मॉनिटर किया, ऑब्जर्व किया, मैं तो कहता हूँ करवाया। और हमारे सामने रिजल्ट अब ये है कि पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी नंबर 1 पे नहीं है, इंडिपेंडेंट्स नंबर 1 पे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत कुनंदा जो है वो नंबर 1 पे हैं। इस हद तक कि आज नवाज शरीफ साहब विक्ट्री स्पीच नहीं कर सके। नवाज शरीफ साहब ने अलायंस की रिक्वेस्ट की है, इत्तेहाद की रिक्वेस्ट की है। उनकी बॉडी लैंग्वेज आज मैं देख रहा था, उसके अंदर ऑब्वियसली वो चाहे लव यू टू भी कह रहे थे, शहबाज शरीफ साहब भी मुस्कुराहट के साथ खड़े हुए थे, मरीम नवाज साहबा भी मुस्कुराहट के खड़ी हुई थी। लेकिन वो मुस्कुराहट अगर मैं एज अ पॉलिटिकल एनालिसिस करूं उनकी बॉडी लैंग्वेज का तो वो लग रहा था कि बहुत बड़ा धचका लगा है, बहुत बड़ा डेंट लगा है कि इतनी ज़्यादा कंपेनिंग, इतनी ज़्यादा सपोर्ट जो उनको ग्राउंड पे मैसर थी, उसके बावजूद वो 100 का मैजिक फिगर, वो 120, वो सादा अक्सरियत 134 वो भी नहीं ले सके। और इस वक्त जरदारी साहब, बिलावल साहब लाहौर में, कुछ पता नहीं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर जो है वो रायमंड में या जो है बिलावल हाउस में या किसी जगह पे उनकी मुलाकातें हो रही हों और इस वक्त जो है पता चले कि एक PDM पार्ट 2 हुकूमत जो है मंजर आम पे आएगी। अगर जब मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है ये कि किसी एक पार्टी को जो है वो स्ट्रेट अवे अक्सरियत नहीं मिली कि वो अपनी हुकूमत बनाए, अपनी कैबिनेट लेके आए, उसके हिसाब से गवर्नेंस जो है उसको लेके जाए, अवाम को काउंटेबल करे। लेकिन ये एक रियल पॉलिटिक्स है, ये एक प्रैग्मेटिज्म है, ये पाकिस्तान की आज की रियलिटी है। इस रियलिटी को से कौन किस तरह सबक हासिल करेगा ये सवाल मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो इस इलेक्शन पे उठा, हमने कल रात से आपको बताया, आज की डेट तक, अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 10 बज रहे हैं, 10 से ऊपर का टाइम हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये तौजीह पेश ही नहीं कर सका कि सुबह के 10 बजे तक भी रिजल्ट्स क्यों नहीं थे। यानी वो इलेक्शन जिसकी काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी थी कल शाम 5 बजे, वो वहाँ से लेकर सुबह तक जो है उसके रिजल्ट ही नहीं आ सके, रिजल्ट स्टॉप कर दिए गए। और उसके मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऐसे चुप है जैसे कि लबों पे एल्फी लगा दी गई है और वो अब मुंह खोल ही नहीं सकते। और इससे इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा हिट हुई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मानना है कि 40 से 50 सीटों के ऊपर जो है वो धांधली की गई है। बड़े बड़े बुर्ज जो है उल्टे हैं। हमारे हरदिल अजीज राना सलाउल्लाह साहब जिनकी बड़ी पक्की सीट थी वो हार गए। KP में जो है जिन्होंने बगावत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, दोनों वज़ीर आला खटक साहब भी और महमूद खान साहब भी वो हार गए। गंडापुर साहब से मौलाना फजल रहमान हार गए। लाहौर के अंदर रॉयल असगर बड़ी इंपॉर्टेंट सीट थी वो हार गए। ख्वाजा साद रफ़ीक को मैं क्रेडिट दूंगा, जिस तरह उन्होंने सोशल मीडिया पे जाके मुबारकबाद दी लतीफ़ खोया साहब को, ये अप्रिशिएबल है। लेकिन वहाँ पर नवाज शरीफ साहब जहाँ मानसेरा में हारे, वो लाहौर में भी तमाम रिपोर्टर्स के हिसाब से हार रहे थे, ख्वाह वो हमारे चैनल के रिपोर्टर्स हो या वो किसी और चैनल के रिपोर्टर्स हो जो ग्राउंड में थे, वो हार रहे थे। लेकिन एट दी एंड जो है जो रिज़ल्ट आया उसमें वो जीत गए। और वो जीत बड़ी सस्पिशियस थी क्योंकि मेरे सामने अगर हम दिखा सके NA 130 का जो फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया हुआ था, अब उन्होंने उतार दिया है। उसके अंदर जो कुल तादाद वोट्स की थी वो उससे कम है जो कि दुरुस्त वोट्स की तादाद है। तो इसलिए बड़ा सस्पिशियस किया। उससे बढ़ के
इस इलेक्शन का रिजल्ट ये बता रहा है N130 नवाज शरीफ साहब का कि ना जमात इस्लामी को कोई वोट पड़ा, ना पीपल्स पार्टी को कोई वोट पड़ा, ना किसी आज़ाद को कोई वोट पड़ा। यानी कहने का मतलब है जो कैंडिडेट खड़े हुए थे उन्होंने भी अपने आप को वोट नहीं दिया। मतलब आज़ाद एक खड़े हुए थे कैंडिडेट, वो भी ज़ीरो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन वो भी ज़ीरो, 4 आज़ाद और है वो भी ज़ीरो। तो ये समझ नहीं आया कि ये रिजल्ट किस तरह, ये रिजल्ट आई थिंक चैलेंज होगा। जिस तरह सलमान अकरम राजा जो है, मेरा ख्याल से उनकी सीट जो थी वो तमाम तरीन जो हमारे रिपोर्टर्स थे उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वो जीत चुके थे, लेकिन वो सीट जो है वो वहाँ पे जीता कौन, वो चील का निशान जिसको कोई जानता नहीं। और वो ओन चौधरी साहब हमारे भाई हैं, लेकिन उनको तो पता नहीं नून लीग का वोट भी किस तरह मिल सकता है, क्योंकि नून लीग का वोटर तो उस तरह निकला ही नहीं बाहर, लेकिन वो ओन चौधरी को वोट देने के लिए बाहर निकला है। ये लोगों को समझ नहीं आ रही बात कि ये हुआ किस तरह, और वो 2.25 लाख वोट किस तरह ले गया सलमान अकरम राजा। और ये वो सीट थी जहाँ से जिस वक्त 2013 में स्वीप किया था लाहौर से PMLN ने, तो जो एक सीट जीती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शफकत महमूद की, वो ये सीट थी, और मतवातिर ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती आ गई। इलेक्शन की रिजल्ट्स पे ज़रूर सवाल उठेगा, लेकिन एट लार्ज हमें फिर भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान में एक बड़ा मुश्किल मरला ये हो गया। नवाज शरीफ साहब ने जो एलिजेड विक्ट्री स्पीच की है, या एलिजेड डिफीट स्पीच की है, या एलिजेड अलायंस मांगने की स्पीच की है, वो आपको सुनवाता हूँ। उसके बाद बात ये चलेगी आगे कि अब पाकिस्तान का मंजरनामा यहाँ से किस तरह आगे चलेगा। हमारे आज का जो पैनल है बड़ा अहम है, उसका भी आपसे तारुफ कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले ज़रा नवाज शरीफ साहब को सुन लें। शहबाज शरीफ साहब की बड़ी भारी ड्यूटी लगा दी उन्होंने। मेरा ख्याल से ड्यूटी का मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब यानी कि इन सबको इकट्ठा करेंगे, तो क्या सवाल ये है कि फिर नवाज शरीफ साहब तो प्राइम मिनिस्टर के स्लॉट में नहीं है, फिर शहबाज शरीफ साहब इनको इकट्ठा करेंगे, फिर जरदारी साहब के साथ बैठेंगे, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें PMLN 71 और 52 अगर पीपल्स पार्टी के मिलाए जाएँ तो तब कहीं जाके फिर भी सिंपल मेजॉरिटी 134 नहीं होती। लेकिन ये अलायंस अगर बनता है तो बहुत बड़ा सवाल तो ये, जब इन लोगों ने लास्ट टाइम अलायंस बनाया था PDM का, वो 17 माह की हुकूमत, दैट इज़ द वर्स्ट एक्सपीरियंस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के, जिसमें हर पार्टी एक दूसरे को दुश्मनाम तराजी भी कर रही थी, इल्ज़ाम भी लगा रही थी, जिम्मेदारी भी नहीं ले रही थी और जिम्मेदारी भी डाल रही थी। तो वो अगर सिस्टम चलना है तो ये बड़ी अजीब-ओ-गरीब सिचुएशन होगी कि ये सिस्टम चलने लगा है। पाकिस्तान की तारीख की हंग तरीन पार्लियामेंट है, यहाँ से पाकिस्तान किस तरह आगे जाएगा, और तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या होगा, उनके आज़ाद मेंबर्स जो हैं वो किस हद तक खड़े रहेंगे अपनी आज़ादी पे खड़े रहेंगे, या किस हद तक वो आज़ादी तोड़ के गुलामी के उसमें चले जाएंगे। मैं तो हैरान रह गया। इसहाक डार साहब को आज मैं सुन रहा था और वो कह रहे थे हम जीत गए, और उन्होंने जीत का जो कुलिया बताया वो ये था कि मैंने तमाम आज़ाद मेंबर के साथ बातचीत शुरू कर दी है, और अब वो आज़ाद मेंबर जो है उनको हम साथ शामिल कर लेंगे। मतलब इससे बड़ी सियासी हजीमत और इससे बड़ी पॉलिटिकल डिफीट नहीं हो सकती कि एक तो आप 120 और 100 नहीं ले सके, दूसरा अब आप दूसरी पार्टी के बंदों को तोड़ के ये कह रहे हैं कि, और जिससे आपकी सबसे बड़ी नजरियाती मुखालफत है, उसके बंदों को आप तोड़ के आप कह रहे हैं कि जी हम सिंपल मेजॉरिटी बनाएंगे या हम गवर्नमेंट बनाएंगे, और इसको आप अपनी विक्ट्री कह रहे हैं। ये पाकिस्तान के मामलात हैं। बहुत वार्म वेलकम हफीजुल्लाह रियाई साहब को, खालिद मसूद साहब को, अदर सिद्दीक साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रसूल रईस साहब, रशीद साफ़ी साहब और साद रसूल साहब। अदर साहब बहुत मुबारक हो आपको, अब तो शिकवा नहीं रहना चाहिए आपको। रिजल्ट जो है बड़ा अच्छा आपके हिसाब से आ गया, आपका वोटर निकला, उसको किसी ने रोका नहीं। फिर भी आपकी कोई ग्रीवियंस है धांधले को लेके, खुल के बताएं। बहुत शुक्रिया कमान साहब। पहले तो पूरी कौम को मुबारक हो। फैशन शो में आपने देखा नहीं, वो नवाज शरीफ आए थे, बड़ा साथ में बेटी थी, स्कार्फ पहना हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त फैशन शो था। फैशन शो था, फैशन शो और क्या था मुझे और क्या बताया ना, क्योंकि क्या ऐसी बात की उन्होंने आकर, मैंने तरला किया ना। देखिए हारों का मजाक नहीं उड़ाते, ये पॉलिसी है। मैं बताऊँ, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। 2 सालों से जो फसाइयत हमने देखी, बर्दाश्त की, आज अगर कोई अच्छे लोग हो ना तो डूब मरने का मकाम था उनके लिए कि इतना कुछ करने के बावजूद आज कहाँ खड़े। अच्छा, और कमाल की बात है, बता रहे हैं जश्न मना रहे हैं। किस बात का जश्न? भाई सोग मनाने आए हैं आप खुदारा। 71 सीटें ली उन्होंने, मजाक है कोई यार? वैसे वाकई मजाक है, तो पार्टी का वजूद ही नहीं है। अब मैं इस तरफ से आता हूँ फिर। वैसे मजाक है। देखिए मैं बताऊँ कामरान साहब सर, हमने पूरी वर्किंग की थी, 160 से 165 ग्राउंड पे वर्किंग है इस वक्त एनए की। जी अच्छा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर क्रेडिबल अगर सर्वे किसी ने किया तो हबीब अकरम था, जिसने 34,000 की सैंपलिंग की थी। और मेरी बुरी इलेक्शन कमीशन ना बना दें नहीं आपका। वैसे तो वैसे मुझे सच पूछती है ना, आज इलेक्शन कमीशन तो मुस्तफी हो जाना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो बिल्कुल हो जाना चाहिए सर। सारे इलेक्शन मैं आपके साथ हूँ इस पे। सारे इलेक्शन। अच्छा, उसकी वजह समझिएगा, यानी मैं अब कल इलेक्शन वोट डालने के लिए हम निकले। पहले जब वो बता दूं 160 से 100 आपको क्या लगता है कहाँ पे आपके साथ ज्यादती हुई है? ये आप देखें ना,
बड़े बड़े नाम बताए ना, हमारी बड़े-बड़े। दफा आरटीएस बैठा था, हमें बताया गया कि जनाब इमरान खान को जिताने के लिए बैठा है। तो रात क्या हुआ, उस वक्त हमें हराने के लिए बैठा था, रात भी हमें हराने के लिए बैठा था। कल रात जो जी गुजरी है। बिल्कुल, ये चलो, हिसाब बराबर हो गया ना फिर तो। नहीं, बराबर नहीं हुआ। बराबर क्या हुआ, वन साइडेड बात है। जरा यूं लीजिएगा, जरा समझिएगा इस बात को। हुआ क्या, अब मैं कल सारा दिन तकरीबन 20 बजे की लाहौर कवर किया है। आप इमेजिन करें, पहली दफ़ा मैंने पाकिस्तानियों का मूड देखा है कि वो घर से खाना भी लेकर, स्नैक्स भी लेकर और पर्ची भी, यानी उन्होंने आगे पोलिंग बूथ से ना होने के बराबर था। अगर आपने पर्ची ली हो, पर्ची घर से लेके आए। इवन मैं, मेरे सारे बच्चे, मेरी पूरी फैमिली। आपने किसको वोट डाला? मैं पाकिस्तान तहरीक साहब को, अच्छा। खोसा साहब को। साफ सी बात है, बड़ी क्लैरिटी और वांगे तोल और बाकायदा वोट डालने के बाद बताया भी कि डाला है वोट। अच्छा, हम जब वोट डालने के, जो सुनिएगा, मेरा लाइन कोई इतनी लंबी नहीं थी, 1.5 घंटा शुरू प्रोसेस रहा है, सफ़े फटे हुए उनके पास। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब वो स्याही नहीं थी उनके पास, यानी पूरा प्रोसेस स्लो किया गया। और उस पोलिंग स्टेशन में 5060 वोट पड़े हैं इसहाकडार अपना खोसा साहब को जी, और सिर्फ 33 वोट थे ख्वाजा साद रफीक के, सिर्फ 33 यार वोट। जीत तो गए ना एट द एंड आप। मैं जो ट्रेंड बता रहा हूं आपके सामने, मैं जो ट्रेंड आपके सामने रखना चाह रहा हूं ना, हमने जो टोटल वर्किंग की, मैं ओ भाई, वो तो आपकी वर्किंग है ना यार, इससे हमें हमारा क्या लेना देना? आपको तसल्ली नहीं हो रही? ये बड़ी बात, आप इतनी सीटें ले गए यार। नहीं, कमाल कर रहे हैं, बड़ा जुल्म कर दिया हमारे साथ। अगर देखें क्या थी वर्किंग, जरा मैं आपके सामने वर्किंग सामने रख देता हूं। इस्लामाबाद की 3 में से 3 सीटें हमारी थी, बलूचिस्तान 16 में से 4 सीटें हमारी, सिंध 61 में से 21 हमारी, केबीके में 44 में से 42 हमारी, पंजाब 141 में से 109, 265 में से 179 सीट थी, 67 2/3 अक्सरियत थी। ये पाकिस्तानियों जो हमें मैंडेट दिया, हमारा मैंडेट चुरा लिया। अच्छा, एक सेकंड, एक तो फैसलाबाद से अपने हमारे किसी रिपोर्टर को लीजिएगा लाजमी, और लाहौर से भी किसी को ले लीजिएगा, और कराची से भी। जी, आपको फैसलाबाद वैसे राणा सलाम याद आ गया होगा आपको, और जब वैसे ही बैठ के वैसे ही मजाक कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता। जाति बड़ी हुई है अभी से। देखें आपने कितने से गिनाई है सीटें, आपके पूरा टीवी चैनल बता रहा था कि ट्रेंड क्या चल रहा था। वो 15% पे था ना यार ट्रेंड। मेरी बात सुनिएगा, आज मुझे कोई एक ट्रेंड बता दे जो 15% के बाद तब्दील हो, कोई बजाय कोई चीज बता दे मुझे। आप चैलेंज करेंगे? बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं हम रिकाउंटिंग में जा रहे हैं, फॉर्म 47 के हवाले से चैलेंज करने के हवाले से जा रहे हैं हम। उसके बाद जितना एक और बता दूंगा आपके दिन, उस दिन मैंने आपको बताया था कि 70 सीटों में जो धांधली जो हमारे कैंडिडेट उठा लिए गए, हमने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। हम हो सकता है एज अ होल इलेक्शन भी चैलेंज करने की पॉइंट आ गया। न्याई साहब, कल आप मुझे बता रहे थे कि तहरीक इंसाफ वाले प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। शांगला में हमने देखा कि आरओ के ऑफिस के बाहर को आग शाग लगाने के वाकयात भी आए। भाई, जिसका फोन भी है बंद करवा दें प्लीज। तो न्याई साहब, आपके ख्याल में जितना बड़ा पीटीआई केस बना रही है इसकी धांधली का, इतना बड़ा केस है ये? इतनी ही धांधली हुई है? हालांकि वोट तो इनको बेतहाशा पड़ गया भाई। कामरान, पहले तो सर माशाल्लाह आपका एक दावा था कि मैं जो है सिंगल हैंडेडली 5-6 घंटे का शो अकेला कर सकता हूँ, जिसमें किसी और को ना बोलना पड़े। किसी और को ना अब जब सदीक अदर साहब ने कॉन्स्टिट्यूंसी ज्ञानी शुरू की, तो अभी ये कोई नंबर 6-7 पहुंचे थे, तो मैं 265 का सोच रहा था। तो मैं आपके 4-5 घंटे और इनके 3-4 घंटे, उसके अंदर तवाज़ुन कहाँ पे आएगा? आपको माइक दे दिया सर। और जाहिर है कि इसमें हमारे सारों की रहनुमाई होती, एजुकेट होती, कुछ आप करते, कुछ ये करते। पहली बात यह है कि जी, मैं हकीकत है कि हमारी बदकिस्मती है कि नवाज शरीफ ने तकरीर की और गाली नहीं दी, किसी का मजाक नहीं उड़ाया। अच्छी स्पीच थी उस लिहाज से। देखो आप, किसी का मजाक नहीं उड़ाया, किसी पे बोहतान नहीं लगाया, ठीक, अपने फखरी अंदाज में अपने कारनामे नहीं बताए। दूसरी बात यह है, किसने वो कौन सी अक्ल है जिसने यहाँ पे तयन का, को विक्ट्री स्पीच थी, उन्होंने तो कोई बात विक्ट्री की नहीं है। कहाँ उन्हें क्या मैं इक़्तिदार बनाऊंगा? देखो, जो फिक्र है उसको मैं डिसाइफर करता हूँ।
और मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट स्पीच आई कुड एवर हर्ड। उसके अंदर कोई अच्छा ऐसा लगे क्या अच्छा ना होता, अगर अच्छा ना होता कि मियाँ साहब जो है जब बाकियों के नाम लिए तो जो पार्टी सबसे ज्यादा लीडिंग पोजीशन में है, गौहर साहब का भी नाम लेते कि बात गौहर साहब का नाम तो नहीं लिया। देखो गौर साहब का इशू नहीं है, उन्होंने कहा जी एक आदमी को मैंडेट मिले, यानी कि उनका इशारा इमरान खान की तरफ था। ठीक है भाई जब कहा अब आप कहें कि नहीं उनको ये भी, मैं तो सर आपसे एग्रीमेंट कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ आपसे एग्री करने को, आप करवाई नहीं रहे एग्रीमेंट। दूसरा बात यह है जी कि उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा है शहबाज शरीफ को कि लफ्ज पत्नी मंजदार यूज किया है या कोई जख्म लगे में इस मुल्क को निकालना है प्रॉब्लम से। नहीं, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इस वक्त मतलब था कि क्राइसिस में है, इन लोगों के साथ बैठ के बात करें। ठीक है, कहीं ये नहीं कहा, हो सकता है कि मतलब इक़्तिदार हो। पहली बात बड़ी सोबर तकीर थी, मैं उसकी बड़े अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं तो 2-3 हफ्ते पहले कॉलम लिख के एग्जैक्टली ये रिजल्ट बताए थे, आपने तो ये रिजल्ट निकले हैं। मैंने सिर्फ ये हुआ कि मेरा ख्याल था कि नून की 90 सीट 5-10 प्लस माइनस हुए, 90 सीट आएंगे और तरीके से 70। लेकिन न्याय साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आगे का मंजरनामा क्या होगा। फैसलाबाद से अगर आपकी इजाजत तो हमारे ब्यूरो चीफ है वहां पे, जनाब ये बताइएगा राना सनाउल्लाह साहब किस तरह हार गए यार, और आबिद शेर अली साहब की सीट डिसाइड हो गई है? फैसलाबाद की क्या पोजीशन है? आपके प्रोग्राम में ही ऑन दी फ्रंट में जब आपसे बात हुई जी आपने प्रेडिक्ट किया था अंजुम साहब, बिल्कुल आपने किया था। तो मैंने बताया था कि राना सनाउल्लाह के लिए जीतना इतना आसान नहीं होगा। 2018 में सिर्फ 2531 वोटों से जीते थे। इस दफा भी राना सनाउल्लाह एक बड़े मार्जिन से हारे हैं यहाँ से कामरान साहब, और उनका हल्का जो था NA 100 था, जहाँ पर 370 पोलिंग स्टेशन थे। मुस्लिम लीग पंजाब के सदर थे, लेकिन उन्होंने टोटल वोट जो लिए 1,12,403 वोट लिए, जबकि इनके जो मद्दे मुकाबल थे डॉक्टर निसार जज जो PTI हमायत याफ्ता हैं, उन्होंने 1,31,966 वोट लिए हैं। पोलिंग डे के दिन राणा साहब ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो बहुत ज्यादा पुरएतमाद थे कि नून लीग की हुकूमत बनेगी। उनसे सवाल हुआ क्या वो वजीर दाखिला होंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे जमात मुझ पर एतमाद करेगी तो मैं वजीर दाखिला बनूंगा। तो वो भी हार गए, और आबिद शेर अली भी तकरीबन 20,000 वोटों से जो है हार चुके हैं यहाँ से। अच्छा आबिद शेर अली हार चुके हैं, ये रिजल्ट अनाउंस हो चुका है? मेरे पास तो नहीं है। जी बिल्कुल, जो फॉर्म 47 है उसके मुताबिक 20,000 वोटों से आबिद शेर अली हार चुके हैं। तो फैसलाबाद में अंजुम साहब क्या पोजीशन है फैसलाबाद की सीट्स की? राजा रियाज का पूछ रहे होंगे। राजा रियाज उसका बेटे की पूछ रहा हूँ मैं। कामरान साहब, टोटल कौमी असेंबली की 10 सीटें थी, जिसमें 9 सीटों पर PTI हमायत याफ्ता जो है उम्मीदवार जीते हैं। देखे ना, मुबारक दे हमें फिर। समंदरी वहाँ से शहबाज बाबर है जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को क्लीन स्वीप होने से फैसलाबाद से बचाया। इसी तरह सूबाई असेंबली की 21 सीटें हैं, जिनमें 17 सीटों पर PTI हमायत याफ्ता जीते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो आपने रिजल्ट बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, आपने प्रेडिक्ट किया था। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे ब्यूरो चीफ थे फैसलाबाद के साहब। लियाकत अंसारी साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? सर लाहौर में हमारे सारे रिपोर्टर जो थे, मुझे नहीं पता आपकी भी मौक़िफ़ था कि नहीं, वो ये कह रहे थे कि जैसे कि NA 130 में नवाज शरीफ साहब हार रहे हैं। वुड यू एग्री टू दैट? और आपको लगता है चैलेंज होगा ये रिजल्ट? और लाहौर में सुलमान अकरम राजा हार गए, जो कि बड़ी सेफ सीट थी PTI की, हुआ क्या ये? देखिए, जहां तक सलमान राजा की सीट का मामला है तो वहां पर जो है वो रिजल्ट जो है उसको चैलेंज भी कर दिया गया है, लेकिन हैरानकुन तौर पर जो है वो वोटर्स की जो शरह जो सलमान राजा ने हासिल की थी उसके बरक्स जो है वो उनके अपोनेंट के देकर फॉर्म जो 47 है वो जारी किया गया है। और जो हकीकत उसमें यही सामने आ रही है कि ये बहुत एक असल में जो है वो एक ऐसा पोलिंग जो रिजल्ट तैयार किया गया है जिसके हवाले से बहुत अफजात है, क्योंकि बुनियादी तौर पर देखा जाए तो इस हल्के में 4 जो नीचे MPAs हैं वो चारों के चारों PTI के हमायत याफ्ता MPA जो है। फॉर्म 47 में क्या आपको लगा डॉजी चीज? फॉर्म 47 में देखिए, एक NA की कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके साथ 4 MPA इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो चारों के चारों PTI के जीते हैं बुनियादी तौर पर, और वाज़ेह अक्सरियत से जीते हैं। मुस्लिम नून के चारों MPOs को यहाँ पर शिकस्त हुई है, जिसका मतलब है कि जो NA का ऊपर कैंडिडेट है उसका भी रिजल्ट जो है वो सलमान राजा पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, और उस अंदाज से नहीं हुआ। उसी को बुनियाद बनाकर के फॉर्म 45 के जो नताए थे वो सलमान राजा के जो पास थे उन्होंने उनकी बुनियाद पे चैलेंज किया कि जो मेरे
मेरे पास फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट हैं, उसमें मेरा ये रिजल्ट बनता है जिसमें 50,000 की लीड बनती है। लेकिन पोलिंग जो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो बदनीति की बुनियाद पर फॉर्म 47 जारी किया, उसमें गलत रिजल्ट जारी कर दिया। उन्होंने इस बात को चैलेंज किया है। जहां तक आप नवाज शरीफ के हल्के की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ के हल्के में एक बात और बता दीजिएगा। अच्छा, ये तो चैलेंज हो जाएगा, ये जो है राजा साहब वाला। नवाज शरीफ साहब के हल्के में बात सही है कि उनके आरओ को आज चेंज कर दिया गया है, उनके हल्के के आरओ को, एक आरओ को बिल्कुल रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर दिया गया है। और दूसरी बात बड़ी हैरानकुन है कि वहां पर जो फॉर्म 45 जारी किया गया, उसमें जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट थे, उनका वोट ही कोई नहीं, उन्होंने 5 वोट हासिल किए, 10 किए, वो फॉर्म 45 पे लिखे हुए हैं। लेकिन जो फॉर्म 47 में 0-0 है जी, उसमें तमाम 0-0 और इतनी जल्दी में वो रिजल्ट बनाया गया है कि उसमें जो आखिरी जो टोटल वोटर हैं और जो दुरुस्त वोटर हैं, उनकी शरह को भी मैच करना काफी मुश्किल हुआ है। और लेकिन लियाकत, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ लियाकत साहब कि क्या आपके पास ये रिपोर्ट थी, जिस तरह के बाकी दूसरे रिपोर्टर्स के पास थी, दूसरे चैनल्स के, कि नवाज शरीफ साहब वहां से हार रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये रिपोर्ट थी कि नवाज शरीफ हार रहे हैं और जो कल से रिजल्ट हेल्ड इन अबेंस था, रुका हुआ था, वो जारी नहीं हो रहा था। ये यूं समझ लें कि जो आखिरी 1-2 रिजल्ट जारी हुए हैं, उनमें नवाज शरीफ का रिजल्ट उन नताइज में शामिल है। और फिर दूसरी साथ ही बात ये भी है कि यहाँ पर जो है वो उस अंदाज से जो है हकायक मस्क हुए हैं कि बुनियादी तौर पर कई चीजें सामने आई हैं जो कि बाद अज़ां अब जब चैलेंज होंगे, क्योंकि जो फॉर्म 47 जारी हुआ उसमें तो एक इलेक्शन कमीशन के अदारे ने ही इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि ये तो हमारा जारी करदा फॉर्म 47 है ही नहीं, ये मामला अब आगे चल के उलझेगा या सुलझेगा, ये भी चीजें सामने आई है। तो इस तरह इसमें ये चीजें भी हैं। और फिर साथ ही साथ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया लेकिन सारी आप हमें रिपोर्ट करते आ रहे हैं। रसूल रईस साहब, कुछ भी हो जाए, एक तो ये कि इनके पास निशान नहीं है पीटीआई वालों के पास, दूसरी आदत नहीं है। तो ये जिस तरह फरमा रहे थे अदर साहब, अगर 170 सीटें भी हो जाती इनकी तो हुकूमत तो शायद उनकी वफाक में भी ना बनती। और पंजाब में तो मामला और बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि उस यहाँ तो PMLN ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, 122-123 से तो ऊपर जा रही हैं उनकी सीटें, दूसरों के साथ मिला के वो कर सकते हैं। आपके ख्याल में अब जो नवाज शरीफ साहब की स्पीच के मतलब आपकी क्या राय है? आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के बताइएगा हमें। अब आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब फैसला प्राइम मिनिस्टरशिप का पीपल्स पार्टी को देने की हद तक भी जा सकते हैं, अलायंस में शहबाज शरीफ साहब को भी दे सकते हैं, और ये जो हंग पार्लियामेंट है ये कहाँ स्टैंड करेगी, कब तक चलेगी इस मुल्क में? देखिए, मुस्लिम लीग नून के लिए ये मायूस कुन लम्हा है सर। जो उनके लिए हमारी तवक्कुआत थी या उनकी अपनी तवक्कुआत थी, वो 24 घंटे 48 घंटे पहले वो बहुत मुख्तलिफ थी। तो एक जो सैलाब चला है वो किसी से थम नहीं पाया, बंद बांधे गए थे हर जगह पे, और ये बंद कई जगह से बांधे 3 महीने 4 महीने बल्कि 2 साल से बांधे जा रहे थे। लेकिन कुछ वो जो बंद बांधे गए थे उनकी कैफियत ही ऐसी थी कि सैलाब में कई गुना इजाफा हो गया। चित्राल से चला है कराची तक जी। अब 2 ही रास्ते थे कि अगर सैलाब चला है तो इसको रास्ता दे दें, या दूसरा ये है कि हर जगह छोटी छोटी जगह के बंद बना के पानी को रोकने की कोशिश करें। तो ये जो कुछ कर रहे हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ के जो बड़े बड़े अलमिये हैं वो हमारी जहन में घूम जाते हैं। खुदा करे कि हमारा मुस्तकबिल रोशन हो। तो ये इस वक्त जो मुस्लिम लीग या शरीफ ख़ानदान की जो सियासत है, भाई मुझे तो लगता है कि जहाँ तक अवाम की हाकमियत, अवाम की मंशा और अवाम की राय जो इन इंतखाबात में जिनका इजहार हुआ है वो ख़त्म हो चुकी है, दम छोड़ चुकी है। उनको एक कोई ताकत के टीके लगाए गए हैं, ये नहीं मालूम कि कितना टीके लगे हैं, डोज कितनी है, ताकत के टीके कितना लगे मुझे ये नहीं मालूम। अच्छा, लेकिन ये देखें, बात जो अज़हर साहब ने की बड़ी ज़बरदस्त बात की। ये बातें पाकिस्तान के बाहर हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, और ये बातें हो रही हैं कि अगर जो अवामी सैलाब है उसकी मंशा को आप मान लेते तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कितना अच्छा हो सकता था, कि पाकिस्तान तो खुशहाल हो सकता था, मुस्तकबिल अच्छा हो सकता था। लेकिन जो मरूसी सियासतदान 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं उनका मुस्तकबिल तारीख हो चुका था।
अब उस तारीख मुस्तकबिल को आप रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो शहबाज शरीफ साहब के पास टास्क है ना उसका। जालिब ने कहा था ना कि जुल्मत को जिया, ठीक है। तो देखिए हम कैसे मान लें कि एक तरफ देखिए तारीख की गवाही है, अवाम की गवाही है, आप एक दानिश्वर सहाफ़ी, एक पाकिस्तानी शहरी के लिहाज से आप किसके साथ खड़े होंगे? वो जो अवाम की मंशा और इरादे के ख़िलाफ़ किसी को ये ताकत के टीके लगा के सियासत में ला रहे हैं, उनको वो इस्तेमाल होने के लिए तैयार है, वो मोहरे बनने के लिए तैयार है। क्या ज़िया उल हक के मोहरे नहीं थे? कौन सी सियासी जमात थी जो ज़िया उल हक साहब की मोहरा नहीं थी? ये सबसे बड़े मोहरे थे। आपने वो देखा नहीं था, वो जुलूस, वो जो जनाजे में गए थे, फैज़ाबाद से लेके फैसल मस्जिद तक, जो ज़िया उल हक साहब को जला था। जी जी, अच्छा, अजहर लोधी साहब ने कमेंट्री की थी उस पर पीटीवी पे। कितने साल तक बैठे, कितने साल तक जाते रहे। तो ये देखें, ये एक राय है कि जो इस वक्त असम्बली में अदाद शुमार आ रहे हैं, ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तानी ज़िम्मेदार है ना सर, तो वो जो आ रहे हैं वो जो आवाम की मंशा उसके मुताबिक नहीं है। ये जायज़ियत का है। अब ये जायज़ियत अगर कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर, सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर, समाजी तौर पर कमज़ोर है, अब सारे वही आप जो हैं PDM वाले उनको दोबारा जोड़ेंगे। आपने सही बात की थी कि PDM 2 है, इसको कहते हैं PDM 2 नहीं, PDM प्लस है, ठीक है। कि सर ये कितनी की स्टेबल होगी इस तरह की गवर्नमेंट? देखिए, हो या ना हो, जो अवाम में और दुनिया में देखी जाएगी एक मजाक होगी, बिल्कुल एक मजाक होगी कि उसके बारे में जहाँ भी ये जाएंगे, ये दुनिया का सहाफ़ी, दुनिया का दानिश्वर, दुनिया का सियासतदान इनका पीछा करेगा। पाकिस्तान के अंदर भी कोई इनको चैन से नहीं बैठने देगा। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है सर, मैं बात यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, राइट, बात इस बात की है जी। देखिए ये मुल्क हमारा है, हमारी आपको पता नहीं, शायद बाहर आपने कुछ सरे पैलेस खरीद किया हुआ हो या नहीं मैंने मुझे विरासत में घर मिला, विरासत में है, या हाइड पार्क के करीब आपका नहीं मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं आपने मेरा हौसला, मैं वैसे होके आया हूँ वहाँ, मेरा हौसला इसमें वही विरासत में आया हुआ है। आप और मैं, हमने यहाँ रहना है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और ये मुल्क हमारे लिए, सारे पाकिस्तानियों के लिए एक ही तो जगह है। ये जगह हम उन लोगों को दे दें जो हमें लूट के चले जाते हैं। ये देखें, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है, कोई बैठ के ज़रा सोचे कि आपने क्या किया है। ये टीके आपने दोबारा निकालने हैं, वापस करने हैं। और सदीक अज़हर साहब हैं, अज़हर सदीक साहब ने जो बात की है कि आप हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँ, हर बैनुल अक़वामी कमीशन का दरवाज़ा खटखटाएँ कि पाकिस्तान में इंसानी और सियासी हकूक़ और जमहूरी हकूक़ के साथ इस वक्त इस इलेक्शंस में क्या किया गया है। पैसे भी हमारे, अवाम भी हमारे। क्या उन लोगों के बारे में मियाँ साहब आए, उनका ख़ानदान आया और आके खड़े हो गए कैमरों के सामने, जो भी बातें कहीं, कितनी देर 8 बजे सुबह से लेके सर्दी के मौसम में करोड़ों पाकिस्तानी लाइनों में लगे हुए हैं जी। उनके मैंडेट का आपने क्या किया है? क्या कर इस वक्त जो आपके अदाद शुमार आ रहे हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका वोट परसेंटेज 36% है। मुस्लिम लीग नून का तमाम तर, वो जो आपने अभी बताया है मियाँ साहब के बारे में, मुझे नहीं मालूम, तमाम तर सहूलतों के बावजूद, आसाइशों के बावजूद, उसके बावजूद, ये लाखों वोटों के बावजूद 24% है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 12 या 14% है, आगे पीछे हो सकते हैं। आप इस मैंडेट को ख़त्म करेंगे तो कुछ तारीख़ आपको याद आती है पाकिस्तान की? सिर्फ हमारी गुजारिश है मियाँ साहब से, उनके ख़ानदान से, बाकी लोगों से दिल बड़ा करें। साद रफ़ीक ने बहुत अच्छी बात की जी, मैं तो उनको ट्वीट पे उसके दिल में पहले भी मेरे दिल में कदर थी, जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर। उसने कोई और बात नहीं की, उसने बिल्कुल चाहिए तो ये था कि उनको खुद फ़ोन करते, शायद किया भी हो, लेकिन ये तस्लीम करे। इन्होंने तस्लीम नहीं किया, बल्कि सारा निज़ाम मफलूज कराया, कहीं पे घुटने टेके, किसी की मिन्नत की, कहीं पे सौदेबाज। मुझे नहीं मालूम, ये सारी लोग बात कर रहे हैं, मैं नहीं बात कर रहा, लोग बात कर रहे हैं। तो इस जायज़ियत के साथ अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान में खुशहाली और इस्तेकाम आएगा, और ये जो बातें कर रहे हैं
उनसे ये तो पूछे ना, हम बार बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान की तारीख की, दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी कमीना थी जब पाकिस्तान मुआशी बहरान का शिकार था। कोई जवाब आपको मिला है? आप आज को यही कहेंगे कि क्या करें, मजबूरी है, मखलूत हुकूमत हमें बनानी पड़ी है, तो सबको सर ये तो मखलूत तो नहीं, पता नहीं ये चीज़ों का मुरब्बा बनेगी। मखलूत हुकूमत इस तरह थोड़ी होती है। मखलूत तो होती है कि आपकी अच्छी कोई एक स्ट्रेंथ हो और आपकी छोटी पार्टियों को साथ मिला के, अभी दो बड़ी पार्टियों की मखलूत हुकूमत, वो तो आधा तीतर आधा बटेर है। हाली साहब, व्हाट्स योर टेक सर? नवाज शरीफ साहब की, साद रसूल साहब के पास में भी आ रहा हूँ बस में। ये जो नवाज शरीफ साहब की स्पीच थी, रसूल साहब सही कह रहे हैं कि, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब के पास ये ताकत और ये ऑप्शन भी है कि वो लेट सपोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से बात कर सके? अच्छा देखें कामरान साहब, इसमें बड़ी अजीबोगरीब ना, जिसे कहते हैं कि कह मुकरनियाँ होती हैं ना, जो कहता कुछ है बंदा करता कुछ है, वो आपको मुसलसल नज़र आ रही हैं जी। अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी, कल जब नवाज शरीफ साहब मतलब बड़ा अजीबोगरीब मज़हक का खेज वो मंजर था। कौन सा? जब ये ओन चौधरी साहब को वोट डालने के लिए उसके हलके में गए, अच्छा उसके हलके में गए तो अच्छा पहली बात तो ये कि उस पर तो एक अखलाकी तौर पे एक अलहदा सवाल है कि वो किस तरह लोग इकट्ठे हुए थे, सबके सामने मोर लग वो रही आ है, गया पोलिंग बूथ चल के आ गया भाई, बूथ चल के आ गया, हम तो लाइनों में खड़े होकर हमने वोट दिया है। बूथ बंदे से खुद पूछे मेरे से मोबाइल छीन लिया उन्होंने। नहीं, आपसे सही छीना है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ आम पाकिस्तानी की, आप थोड़ी आम पाकिस्तानी। कहते खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, तो वाह। खुदा वो बूथ बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, चलो आया। अच्छा उसमें मतलब मुझे तो ये लगता है कि बुनियादी तौर पे ओन चौधरी साहब को शक था कि ये मुझे वोट देंगे कि नहीं तो वो साथ साथ थे, साथ साथ थे। प्राइवेसी का भी एहतराम नहीं किया नवाज शरीफ साहब अंदाजा ने। करें कि जिस बंदे को अपने चीफ इत्तेहादी के वोट पे शक नहीं और उसको इतने लाखों वोट पड़ गए हैं, एक तो ये बात है। ये बड़ी हैरानकुन है वैसे, मैं तो सही रात सो नहीं सका। अच्छा उसी में फिर ये हुआ कि जब इन्होंने ओन चौधरी साहब कहा मतलब उसको अप्रिशिएट करे थे, तो वहां पर को सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं मखलूत हुकूमत का खुदा के वास्ते उसका नाम ना ले, एक पार्टी हाँ उसकी वजह ये थी कि बुनियादी तौर पर उनको उस शायद चीज पे यकीन था कि उनको कहा गया था कि मतलब ताड़ा कम हो गया है। वो रखा। अच्छा उन्होंने उस एतबार तो उनके लीडर जहांगीर तरीन हार गए, वो तो वो भी जेलस फील कर रहे होंगे आज के ओन चौधरी जीत गया भाई, जी अच्छा मैं हार गया। अच्छा नहीं, दो तीन मजेदार बातें हुई हैं। अच्छा उसमें ये हुआ कि जब इन्होंने साड़ी गाल हो गई है ना, तो वो था उस पर तो उनका था ख्याल कि कल वो जब ये कह रहे थे कि लेकिन सर ये तो माने ना, फिर पोलिंग तो बड़ी न्यूट्रल माहौल में हुई है ना, ये तो माने ना जी सर। जी वो बिल्कुल इनके लोग आए, पोलिंग तो न्यूट्रल माहौल में हुई है, मसला तो पोलिंग के बाद का है। पोलिंग पे कोई इतराज नहीं, पोलिंग पे अच्छा इंतजाम था, लोगों को नहीं रोका गया, जिसने वोट चाहा डाला, जहां चाहा डाला। लेकिन आप क्या चाह रहे थे कि यास्मीन राशिद से नवाज शरीफ हार जाए? नहीं ये मैं होने नहीं दूंगा। देखें ये नहीं होगा, ये जब तक मैं हूं ये नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि आपके चाहने से ना कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे चाहने से साहब को समझाएं जरा, और जो चाहते हमारे चाहने से ही कारोबार जिंदगी चलता है। नहीं ये देखें जो चाहते थे इजी लेंगे खालिद साहब, पहली दफा मिल रहे हैं ना हम। देखें जिन्होंने चाहा था उन्होंने तो जो चाहा था वो करवा दिया, जो उनकी चाहत है वो हमारी चाहत है। अच्छा चलो फिर ये बात और अच्छा उसमें ये बात हुई कि मतलब नहीं सर देखिए, इसका ये तो मजाक अपनी जगह पे, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते, हम सिर्फ जिम्मेदारी फिक्स करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, सीधी सी बात है। अगर वो प्रेशर में थे उनको रिजाइन, मौलवी मुश्ताक साहब थे ना, उनसे मैं अक्सर पूछा करता था आपने भुट्टो साहब को, तो एक दफा उनके मुंह से निकल गया दबाव वाली बात, तो मैंने कहा सर वो जज ही का दबाव में आ जाए, यू शुड हैव रिजाइन, खत्म होगी बात। अच्छा मैं एक बात कर रहा था, उसमें आप ये देखें कि उनको ये यकीन था परसों तक, ये यकीन था या करवाया गया था, ये जो भी मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता, कि आपको 134 सीटें मतलब आपकी सर मेरा नहीं ख्याल किसी ने यकीन कराया उनको। अगर वो यकीन होता तो ओन चौधरी को वोट डालते वक्त जो है वो मखलूत और ये और इस तरह की बातें ना करते। अच्छा मखलूत की बात करेंगे, मखलूत नहीं करेंगे, और वो उस पार्टी के साथ इलाक उन्होंने इलेक्शन से पहले वो देखिए ये मखलूत नहीं, छोटी पार्टी के साथ होता है था वो, अब जो होने लगा है ना। अच्छा बात ये लेकिन ये देखें आप सूरत थोड़ी सी ये देखें कि जनूबी पंजाब में 46 सीट हैं एनए की, ठीक है, 46 में इस वक्त जो अभी तक जो नतायज आए हैं उसमें से 18 सीटें हैं आज़ाद पीटीआई वालों की, उम्मीदवारों। अच्छा 4 सीटें ऐसी हैं जो रात तक वो आगे थे और 1-2 वोटों से नहीं, मसलन उसमें वियाड़ी से ताहिर चौधरी था। ठीक है खालिद साहब, इसमें हम देखें, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हो, आज़ाद साहब ने बात कर दी, इस पर जरूर मैं चाहता हूँ जरा आगे के मंजरनामे भी जाएं, ये चीज़ें चैलेंज भी हो जाएंगी, ट्रिब्यूनल में भी जाएंगे, इस पर भी बात करते हैं। मैं जरा आपकी इजाज़त हो तो 1 मिनट के लिए साद रसूल साहब को 1 मिनट का ले लूँ उसके बाद, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि रशीद साहब ने कहा था कि इमरान खान को अच्छा
पीटीआई को 4 सीटें मिलेंगी केपी। साद रसूल साहब आवाज आ रही है आपको? हालात बाद में तब्दील हो गए ना। साद भाई बात ये है, वो हिंदुस्तान की एक फिल्म का डायलॉग था जब अमिताभ बच्चन ने भगवान को देख के कहा आज खुश तो बहुत होगे तुम, क्योंकि वो झुका दिया था उसने। तो अब आज मैं आपको कह रहा हूं खुश तो बहुत होंगे आप भाई। बोले माइक आपके पास है, क्रेडिट दें। हमारे मुल्क में इलेक्शन कराने वालों को, मैं इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा कि आपके वोटरों को किसी ने रोका, उससे आगे चले आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूं और मैं आपकी इजाज़त से हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने जो बात की उस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। सबसे पहले मैं गुजारिश करूं कि हम इमाम के मानने वाले हैं, हम जीत में तकब्बुर नहीं करते और हार में मायूसी नहीं करते। पाकिस्तान का पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान के अंदर 2 गिरोहों का, 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में मुकाबला हुआ, उनमें से एक पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा वोट पड़े, दूसरे को थोड़े कम पड़े। इसके अंदर जश्न या सोग मनाने की तो कोई मेरा ख्याल है वजह नहीं है। हमें सबको इसको एक पर्टिकुलर तरीके से देखना चाहिए और मेरा ख्याल है हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने उसको सबसे अच्छे तरीके से बताया। लेकिन मैं बात, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीचेस थी जिसमें गालियां नहीं थी, दीगर चीज़ें नहीं थी। मेरा ख्याल है कि फिर भी थोड़ी सी ज़्यादती की न्याज़ी साहब ने। नवाज शरीफ साहब की स्पीच सुन के मेरा ख्याल है कोई ऐसी आंख नहीं थी जो कि अश्कबार नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर, कोई ऐसा दिल नहीं था जो खून नहीं हुआ, कोई ऐसी जान नहीं थी जो शोरीदा नहीं थी। अगर हम उनकी इस तकरीर को, जो कि अगर विंस्टन चर्चिल की याद ना दिलाए ब्लड स्वेट एंड टीयर्स वाली, तो उससे कम नहीं है। अगर इसको किसी वो जो गांधी को लिखा था उन्होंने रिप्लाई वर्ल्ड वॉर 2, जी, अगर किसी तरीके निसाब में शामिल कर दिया जाए, कोई मुजस्मा इसका बना लें, क्योंकि देखिए यार मेरी चर्चिल का क्या मुकाबला नवाज शरीफ साहब की वजह। वो तो पागल था, कह रहा था हम फसलों में भी लड़ेंगे। वो कह रहे थे गांधी साहब क्या नॉन वायलेंस, चर्चिल कह रहा था फसलों में भी लड़ेंगे, हम खेतों में भी लड़ेंगे, हम सड़कों में भी लड़ेंगे। वो तो पागल था भाई, उसको छोड़े आप। हम नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं यार, हमारे मुल्क के सबसे बड़े लीडर है भाई। किसी का भी क्या मुकाबला, चर्चिल कहा मैं आपने देखा कि 8.5-9 मिनट ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीचेस थी। तो किसी का क्या मुकाबला, अगर 10-12 मिनट बोल पड़ते तो पता नहीं। साहब ये आपने जो आज आपने 3 स्टार्स लगाए ना जैकेट के ऊपर, ये वो बोल रहे हैं, ये 3 स्टार्स लगाए हुए जैकेट पे। सर ये JF-17s हैं, मुझे एक दोस्त ने दिए हैं। लेकिन मैं न्याजी साहब की बात पे थोड़ा सा जरा वापस गुजारिश न्याजी साहब को छोड़ दे। अब मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान की आवाम के साथ नहीं, बात बड़ी ज़रूरी है, बात बड़ी ज़रूरी है। मेरा दिल भी दिलों के वज़ीर आज़म के साथ धड़क रहा है। मैं भी अश्कबार हूँ आज की तकरीर के ऊपर, और ख़ास तौर पे उस सैलाब के ऊपर जो कि उनको वहाँ रिसीव करने के लिए खड़ा था, उतने नंबर ऑफ़ सीटों के ऊपर जो मेरा ख्याल है 25% से कुछ कम हैं, जिनके ऊपर वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये सेलिब्रेशन का वक्त है पाकिस्तान के लिए, इस वजह से कि उनके दिलों के वज़ीर आज़म अपनी मुस्तहिक सीट पे बैठने लगे हैं। इसके अलावा कोई वजह नहीं है सेलिब्रेट। नहीं, आपको क्यों लगता है कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेगा? आई थिंक नवाज शरीफ साहब में इतनी ग्रेस है और उनके अंदर इतनी बेखुदी भी है, जिसे आप कह सकते हैं कि वो कहेंगे कि मैंने नहीं बनना। आप क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि मेरी उनसे जो मुलाकात हुई इंग्लैंड में, मुझे मैं सर एक आपसे पूछ रहा हूँ, 1 मिनट, मेरी जो उनसे मुलाकात हुई उससे मुझे लगा कि उनको कोई इतना खास शौक नहीं प्राइम मिनिस्टर बनने का इस वक्त, और मेरा ख्याल है इन हालात में वो बनेंगे भी नहीं। आप ये क्यों सोच रहे हैं? खासतौर पर जब शहबाज शरीफ को डेजिग्नेट कर दिया है, मेरा तो ख्याल है ये सारा इलेक्शन का रिजल्ट ही शहबाज शरीफ के लिए आया है कि he would become the prime minister। शहबाज साहब ने कहा था, मैं आपकी बात को, मियां साहब को अगर पूरा ना तो मियां साहब नहीं बनेंगे। जी बिल्कुल कहा था। जी साहब कामरान साहब, एक थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाऊं आपकी इजाजत? जी सर बताइए, आज तो आपका दिन है भाई। फरमाया नवाज शरीफ साहब को तो 1 मिनट के लिए भी ये बात वो वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते, ज़बरदस्ती हमने उनको इंग्लैंड से चलाया। आप तो जानते ही हैं कैसे तरले मिनते करके हम उनको यहाँ पे लेके आए, फिर बड़ी मुश्किलों से उनको राज़ी किया इलेक्शन लड़ने के ऊपर, बहुत मुश्किलों से उनसे कहा कि प्लीज़ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप कुछ हमारी रहनुमाई फरमाइए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें हर कदम नवाज शरीफ साहब ने ना कहने की कोशिश की, और मुझे यकीन है कि वो इस वक्त भी वही साहब कोई एक क्वालिटी आपको नजर आती है नवाज शरीफ साहब में? कोई एक क्वालिटी? वो हम जैसे दिलवाले हैं कुछ जो उन पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा चलें ठीक है। रशीद भाई बात ये है कि साद रसूल साहब भूल गए कि आपने 4 सीटें दी थी केपी से इमरान खान या तहरीक इंसाफ को, NA की। तो यहाँ तो सर आपका सारा एनालिसिस
बहरे ओकियानूस या बहरे हिंद में चला गया। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। सुबह से लेकर कामरान साहब मैं 2-3 दफ़ा इस पे माजरत कर चुका हूँ और अपने मेरे प्रोग्राम में कहा था पहले यहाँ तो माजरत करें हाथ बांध के, और जिनको कहा था साद रसूल साहब से भी माजरत है, आजर साहब से भी माजरत है, आपसे भी माजरत है। ये आपका बड़ापन है जी। वरना यहाँ इमरान खान ने बहुत सी चीज़ों की माजरत नहीं की अभी तक। नहीं, मैं वहाँ बैठे हैं अपनी शुक्रगुजार हैं इनके कम इल्मी और कम फहमी पे मैं बिल्कुल शर्मिंदा भी हूँ। और जो अंदाजे थे, सच्ची बात यह है कि जितने भी अगर परफॉर्मेंस की अब भी बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो तीसरी मरतबा ये अनप्रेसिडेंटल वहाँ पे उनको मैंडेट मिला है, तो परफॉर्मेंस पे किसी ने पीटीआई को वहाँ पे वोट नहीं दिया। रेजिस्टेंट में वोट मिला है, मजलूमियत का वोट हासिल हुआ है और क्रेडिट जाता है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, स्पेशली जो नौजवान है और ख़वातीन, वो निकले हैं। उन्होंने जमहूरियत की खातिर वो काम कर दिखाया है जो आज तक नवाज शरीफ साहब वो रेजिस्टेंट नहीं दिखा सके, बेनज़ीर भुट्टो साहबा नहीं दिखा सकी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब नहीं दिखा सके थे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने एक जानिब जो हमारे मनसूबा साज थे उनके मनसूबा साजी के अगेंस्ट उन्होंने अपने हक़ राय दही का इजहार किया है, और दूसरी जानिब वहाँ की जो मारूजी हालात थे, दहशतगर्दी के ख़तरात थे, उनको डराया गया था, उनको धमकाया गया था, उनको बताया गया था कि आपके साथ ये कुछ हो सकता है। उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में, और मेरे हिसाब से अभी चूँकि ये इलेक्शन, देखिए आप ये जो बात कहते हैं आपकी बात सही है कि फ़ैसला साजो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर एक ऑडियंस बेस्ड शो कर रहा था गवर्नर सुलेमान तासीर लेट के साथ, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने धज्जियाँ उड़ा दी मेरी, सवाल पूछ के कि मीडिया ये करता है। रिकॉर्डेड शो था, अब वो ऑन एयर गया तो सोशल मीडिया पे लोगों ने कहा कामरान शाहिद की धज्जियाँ उड़ गई। और भाई आपको ये पता है कि रिकॉर्डेड शो था, मैं चाहता उसको डिलीट कर सकता था। तो आप ये क्रेडिट तो दे रहा फौज को यार कि इलेक्शन डे वाले दिन चाहे वो जो भी तो आप ये तो क्रेडिट दे कि यार कि पाकिस्तान की आर्मी एज अ नेशनल आर्मी खड़ी हुई थी इलेक्शन के दिन, और उसने बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया इलेक्शन में, उसने बिल्कुल पीटीआई के वोटों को नहीं रोका, इसलिए आज पीटीआई इस काबिल हुई है कि कह रही है हमारी 170 होनी चाहिए थी, हमारी 110 है, हम जीते हुए हैं, और इसलिए नवाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज आज ये हुई है। देखिए मैं उसी तरफ ये अप्रिशिएट तो करना चाहिए फौज को, और जो बाकी पीटीआई के रहनुमा है उनको इस बात पे माजरत करनी चाहिए कि उनका ये ना भी करे माजरत यार, ना करे, लेकिन कम से कम ये माने कि उनको वोट डालने दिया एनालिसिस में शामिल करना चाहिए। इलेक्शन वोट हमें डालने दिया गया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। इलेक्शन कमिशन की नाअहली देखिए कि अभी तक हमें टर्नआउट का नहीं पता। जी बिल्कुल। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी जो ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से बयान इलेक्शन कमीशन को तो फारिग कर देना चाहिए। ब्रिटिश हाई कमीशन की बात कर रहा हूँ कि उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने, इसमें हम सब यक ज़बान हैं, उनके फॉरेन सेक्रेटरी कैमरून ने कहा है कि ये बिल्कुल जो प्रोसेस पाकिस्तान में हुआ है, एक पार्टी को जो इजाजत नहीं मिली, इंटरनेट पे जो पाबंदियां लगी, ये बिल्कुल इंसानी हुकूक के खिलाफ है। कौन से पाबंदी थी, लेकिन वो नून लीग के लिए भी उस तरह थी। आप मैं न्यायी साहब को जा, लेकिन रसूल साहब आप कुछ कह रहे हैं। मैं मुख्तसर बात करना चाहता हूँ कि हमें प्रोग्राम तो शुरू भी इस बात से करना चाहिए था कि जो हमारी फ़ौज के सिपाही जवान और पुलिस के लोगों ने जान की कुर्बानी दी, बिल्कुल इस इलेक्टोरल प्रोसेस को महफूज बनाने तो हम उनके लिए दुआ करते हैं, हम ताज़ियत भी करते हैं, उन्होंने कुर्बानी दी, बहुत अच्छी बात, इसमें कोई शक नहीं है। सारी पाकिस्तान की आवाम को मानना चाहिए कि फ़ौज ने यह मौका फराहम किया है, बिल्कुल, और अगर वो मौका फराहम ना हो तो ये कहाँ होता है ये रिजल्ट। ये देखें, ये अब जो पीटीआई की जो हमारे रहनुमा हैं, जेल में हैं, बाहर हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि उनको एक और मौका मिला है मफाहमत का। बिल्कुल ठीक कि देखें एक कदम उन्होंने उठाया है, अब एक कदम इधर से आए, इनकी तरफ से 2 कदम होने चाहिए। सर आपका पॉइंट आ गया। न्यायी साहब, ये कदमों की जहाँ तक बात है, मामला शायद नवाज शरीफ साहब के कदम बढ़ाने का नहीं है, मामला तो है जिनके साथ मामला चल रहा है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का। इस इलेक्शन के रिजल्ट से आपको लगता है कि कोई ब्रिज बन सकता है या नहीं बन सकता? और दूसरा प्लीज़ ये भी बताइएगा कि अब आप गवर्नमेंट किस तरह बनते हुए देख रहे हैं? वो सवाल पहले मैंने पूछा, आप गोल कर गए। अब नहीं बात ही करनी नहीं सर प्लीज सर, अब आप बोलेंगे हम सुनेंगे। कुछ वो बीच में आ गए दीजिए। पहली बात यह है कि मैं कुछ लोगों को यहाँ मिस कर रहा हूँ। काश मेरे दोस्त इरशाद भट्टी साहब भी होते, ताकि बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती, फिर उसको हैंडल करना आसान होता।
दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि सैलाब को रोका जाए तो फिर बड़े ख़तरनाक नताज होते हैं, और 2018 में हमने देख लिया वो सैलाब नहीं था। डॉक्टर साहब ने फिर एक और बड़ी खूबसूरत बात फरमाई, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि वो कहते हैं जिनको सारे इतनी दुनिया जिनको मिलते हैं, डॉक्टर साहब का बड़ा वसी माशाल्लाह। जी जी, हमारे तो साथ में से हैं। मैं चंद दर्जन को मिलता हूँ, लेकिन जिनको मैं मिलता हूँ वो मेरे मुताबिक बात करते हैं। अब मैं क्या करूँ, उसके अलावा मैं किसी को मिल ही नहीं सकता हूँ, मैं मिलना ही नहीं है। अब साथ साथ कोई पता नहीं है कि मुझे बात चर्चिल की कोई तकरीर याद नहीं आ रही थी, मुझे जूलियस सीजर में मार्क एंथनी की तकरीर याद आ रही थी। वाह, जो उसने सीजर के मरने के ऊपर की थी और आंसू बहा रहा था, तो मैं वो तकरीर सुन रहा था। अगर किसी की तकरीर में गाली नहीं है आज के ज़माने में, बोहतान नहीं है, ताना नहीं है, आप उसे अप्रिशिएट करने का ज़माना ही नहीं है। देखें, आप कहते हैं ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हैं, ये इतनी बदकिस्मत पार्टी है। इमरान खान साहब बेचारा किस्मत में इस तरह हारा हुआ है कि क्या जन आसिफ मुनीर के खिलाफ आप अक्टूबर के अंदर या सितंबर के अंदर, अगस्त के अंदर तहरीक चलाते हो कि नवाज शरीफ एक ऐसा आर्मी चीफ बनाना चाहता है। अक्टूबर में चलाई, नवंबर में उनकी तैनाती, अक्टूबर में तो वाकया भी हो गया, सितंबर में तो हल्फ लेते फिर रहे थे, फिर रावलपिंडी के लिए वो मेरे खिलाफ कर रहे थे। रावलपिंडी जाना चाहते, सितंबर के अंदर जलसे कर रहे थे, हल्फ ले रहे थे मेरे खिलाफ। क्या उसने कसूर किया था? वो तो बेचारा 3 स्टार जनरल था, पता नहीं उसने बनना था नहीं बनना था, आसमान में फैसले होने थे, कर दिए। काजी फैज ने क्या कसूर किया था बेचारे ने? मैं उसे क्या कसूर किया था कि उसके बनने के बाद उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया इनको। जन आसिफ मुनीर साहब ने बनने के बाद तो बेपनाह इनको नुकसान पहुंचाया। आप सारी तहरीक जनरल बाजवा साहब के कहने के ऊपर चलाएं ताकि शहबाज शरीफ साहब के घुटने टिकवाए जाए, रिजाइन करें, निगरान हुकूमत आए, जो जनरल बाजवा को ताहयात लाए वो करे, बनाए। आप कह ये रहे कि आज जीत के भी अगर इमरान खान की पार्टी पावर में आने की पोजीशन नहीं तो उसके जिम्मेदार इमरान खान है। नहीं, मैं ये कहता हूं, यही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक दो तीन बातें अलग रख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप खुद इस्तेमाल होते रहे, फिर आपने बाजवा साहब की उसी बाजवा साहब को आगे का बताए ना। अब आगे मैं बताऊं सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आप भाषण सुन चुके हैं ना, ये अगर हुकूमत तहरीक इंसाफ ये आज़ाद की और पीपल्स पार्टी की ना बने ना। अच्छा, आप आज़ाद और पीपल्स पार्टी की अब देख लेंगे। अच्छा, और नवाज शरीफ साहब को मेरे 3-4 कॉलम्स हैं। मैं कल दोपहर बैठा था आपके पास। जी, मैंने कहा उनको कोई दिलचस्पी नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने में। ये बात मैं 2-3 हफ्ते से लिख रहा हूँ, लेकिन सर कह चुका हूँ। आप कह रहे हैं सब क्लियर करें ना, आप कह रहे हैं आज़ाद यानी पीटीआई के लोग टूटेंगे। नहीं टूटेगी क्यों? अली गौहर साहब बनाएंगे, इमरान खान साहब की इजाजत बनाएंगे। अच्छा, इजाजत दे देंगे? कोई भी नहीं, इनको बिल्कुल। देखो, मार्च 2018 के अंदर जरदारी साहब और इमरान खान साहब अगर चेयरिंग क्लास में इकट्ठा जलसा कर सकते हैं, तो आप मुझे ये बताना चाहते हैं? अजहर साहब, ऐसा हो सकता है जो न्याई साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा और अपनी लॉयल्टी चेंज किए बगैर आजाद मेंबर जो है उनको वोट दे देंगे नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए? नहीं। अच्छा, देखिए अपना एक कमरान शाह साहब, जहाँ तक बात है ना, देखिए मैं इतना तो तारीफ़ करने का मैं कायल नहीं हूँ इस बात का कि नवाब एक मुनाफिक आदमी होता है। मुनाफिक आदमी वक्त के मुताबिक फ़ायदे लेता है। किसकी बात कर रहे हैं? मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। मैं तो भगवान के दोहल बात करता होता हूँ, मैं नहीं कोई लगी छुपड़ी बात करता। ये उसी को यानी और चौधरी को वही कर रहा था जिसने बुशरा बीबी के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए था एक मिनट उस आदमी को। एक बंदा क्या नवाज शरीफ को एक मसला फिक्रा, सॉरी आपके पास ही आऊंगा, मैं तक आऊंगा। एक बंदा, मैं नाम नहीं लेता हूं किसी का, क्यों नाम ले, जिनको पार्टी से निकाल चुका है, इनके घरों में इमरान खान साहब इस तरह फरमाते रहे हैं। एटीएम मशीन मैं था, इसलिए ये ना छोड़े कि सब सियासत में रहे हैं। मुझे जवाब दे लेने दे। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात कहूं, उसके साथ जाकर बैठकर तस्वीर उतारे और पूरे कौम को बताएं कि मैं लीडर हूं। किस बात का लीडर है वो? किस बात का लीडर का? घरों में झांक के जो बैठ के मोहतरमा बेनजीर की तस्वीरें फेंका करता था, आज वो में सब दिखाएगा कौमी लीडर है वो इंसान जो 85 का प्रोजेक्ट महासिवाय जो डिक्टेटर को लावा। और उसने क्या किया है? सर 71 सीटें तो उनकी भी है, कौमी लीडर तो है नवाज शरीफ। मैं बहुत कुछ जानता हूं।
मैं किसी ऐसी बात की तरफ नहीं जाना चाहता। इलेक्शन वाले दिन बिल्कुल इलेक्शन का वोट डालने दिया है, लेकिन इलेक्शन के बाद जो कुछ हुआ है वो तकलीफ दे बात है। काम चलना चाहिए था। वो पंजाबी जी कहते हैं दूध दिता तो मीगना पा के, वो अगर दूध दिया था तो दे रहे थे दूध ना, रिजल्ट भी आने देते, वही रिजल्ट तो नहीं आने दिया आपने, वो आपने अब जिस किसी ने नहीं आने दिया, मुझे जरूरत नहीं है कहने की। एक बात और बता दूं आपको, हम इस बात पे बैठे हुए हैं कि इमरान खान साहब के कुछ लफ्ज अच्छे नहीं थे, बुरे थे। क्या उस लफ्जों पे फैसले हुए? इमरान खान तो अगस्त 2018 में आ गया था, अप्रैल में ख्वाजा आसफ का था, हमसे रब्ता हो गया था। जनरल बाजवा के सारी सियासी जमातों ने बैठकर। सर आगे का मुझे बताएं कि आप पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। एक बात मैं बता दूं आपको, ये बता दें जरा। एक मैं बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की एक जमहूरी जमात है जिन्होंने बिल्कुल जमहूरिया रवैया रखा है। हमारी नजर में कदर है उसकी। अब आपको पहले बता आप तो करप्ट जमात समझते रहे। देखिए करप्ट वाले पाकिस्तान में करप्ट का रह क्या गया असूल? कमाल हो गया। मुझे ये बताया ना करप्ट का असूल क्या रह गया है? ये तो न्यायी साहब की बात की आपने तायद कर दी कि मेरी कोई तायद आजाद कर पीपल्स पार्टी। वो सर हमने कौन सी करप्शन की है जो हम पे बैठ के केस बना दिए हैं? नजर आ रहा है कि नैब क्या कर रही है, नैब क्या बेवकूफ बना रही है इस निजाम को, और ये सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं। चलाने वाले कौन हैं? हमें अब समझ आ गई है, हमारी आंखें खुल गई हैं। खालिद साहब आपको लग रहा है कि इसका मतलब यही है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के लोग हुकूमत बना सकते हैं? देखें बात यह है कि कामराज साहब कि मैं गले के जोर पे तो बात नहीं कर सकता, तो अगर मुझे टाइम दिया जाए और इंटरप्ट ना किया जाए तो 2-3 चीज़ें अर्ज करना चाहता हूँ। फरमाएं सर। ये तो बड़ी आपने गोल्डन ख्वाहिशें तो हमें भी नहीं मिलती, लेकिन चले कोशिश करते हैं आपको देने की। देखें मेरे मोहतरम हैं हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, इन्होंने तकरीर की बड़ी तारीफ़ की कि उसमें गाली नहीं थी, उसमें कोई इल्ज़ाम नहीं था, ताना नहीं था, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं की गई थी, तो इसलिए वो दुनिया की सबसे अजीम तकरीर है। मैं ये समझता हूँ कि उसमें बेशक 1-2 गालियाँ होती, मेरा ज़ाती ख्याल है 1-2 गालियाँ होती, बेशक उसमें 1-2 ताने होते, वादे उल्टे सीधे होते, लेकिन अगर इसके साथ वो जमहूरी अखलाकी अक़दार का इजहार करते हुए उनके मैंडेट को तस्लीम करते और हैदर होती की तरह, हम हैदर होती का जिक्र नहीं कर रहे, हैदर होती की तरह शिकस्त को तस्लीम करते हुए रिजाइन कर जाते, कहते कि जनाब नहीं रिजाइन ना करते, रिजाइन क्या करना, वो तो पार्टी वो ये किया ना, वो ये कह देते कि जनाब हम मैदान जो है ये उनके लिए ओपन कर रहे हैं, वो जो करना चाहते हैं करें, नहीं कर पाएंगे तो फिर हम उसमें आएंगे। लेकिन उन्होंने मतलब जितना भानमती का कुंबे को जोड़ने की कोशिश की उसी तकरीर में, मतलब वो अखलाकी जो गाली तो नहीं दे रहे, लेकिन वो एक जो सियासी जोड़ तोड़ से आगे की चीज़ जिसमें कहते हैं कि वो ख़रीदो फरोख्त वाली बात के अब ये जाएंगे जरदारी साहब से बात करेंगे, जब जरदारी साहब इस गेम में इन होंगे तो उसके बाद जो होगा वो हमें सब, जब जरदारी साहब इन होंगे, हाँ जी, साद रसूल साहब जब जरदारी साहब इन होंगे तो कितना के ईमान कायम रहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कैंडिडेट्स का? एक मिनट मैं जी बता दें। अच्छा एक साथ साहब ये मतलब अब अजहर साहब ने ये कहा कि पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है और जो करप्शन है वो कोई इशू नहीं रह गया। करप्शन का इशू नहीं रह जाता अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान लोगों को दोबारा से ये याद दिलाते। मुझे सर हेडलाइंस के लिए जाना है, लेकिन मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ रसूल साहब के लिए भी और साद रसूल साहब के लिए भी कि जब जरदारी साहब इन होंगे जो कि वो हो चुके हुए हैं, हो सकता है अभी मुलाकात हो रही हो, तो जरदारी साहब का पलड़ा नवाज शरीफ साहब की तरफ आएगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रैक करेंगे वो? इलेक्शन 2024 की स्पेशल ट्रांसमिशन आप दुनिया न्यूज़ पे देख रहे हैं। हमने पिछले कई दिनों से कोशिश की आपको हर चीज़ के मतलब आगाह रखें और कोशिश की कि आवाम का सेंटिमेंट जो है इस ट्रांसमिशन के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचता रहे, और हमारे जय्यद एनालिस्ट जो है उसमें हमारे साथ बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया और अभी भी ले रहे हैं। साद रसूल साहब, मैं सवाल आपके लिए छोड़े गया था कि अब आपको कहाँ पर जाता हुआ नज़र आ रहा है मंजरनामा? नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है गालबन पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर 71+52 प्लस जो भी आएंगी सीटें एक हुकूमत बना ली जाए, ख्वाह प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो फिर। लेकिन दूसरी तरफ ये पर्सपेक्टिव भी है कि शायद पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है ये काम कर दिखाए। ये पॉसिबल है? इमरान खान मान जाएंगे पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए अभी तक की नेचुरली जैसे कि आप जानते हैं कि इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो अजहर सदीक साहब शायद बेहतर बता सकते हों, लेकिन आपकी असेसमेंट साहब का वोटर है जिसने कम से कम कल के दिन निकल के ले आओ यार, ले आओ कुछ नहीं होता, ले आओ
वो अगर जी, अगर आप उसको एक नज़र देख लें, वो उसकी जो भी ख़राब तरबियत हुई हो, वो सोशल मीडिया से भटक गया हो, वो वैसे को बंदा ठीक है, जो भी उसकी वजह है, लेकिन ये वोट कास्ट हुआ ना सिर्फ एक पार्टी के हक में, लेकिन मेरे ख्याल में उस पार्टी या उस कैंडिडेट या उनके सपोर्टेड कैंडिडेट्स के हक में वोट शायद कम कास्ट हुआ, लेकिन एक ऐसी मौरूसियत के ख़िलाफ़ वोट कास्ट हुआ जिसने 1985 से पाकिस्तान की जो जड़ों के अंदर बैठी है। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, मेरा इसके अंदर ख़याल ये है कि पाकिस्तान की आवाम ने इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस पूरे कल के इलेक्शन के अंदर शायद इमरान खान के हक़ में वोट कम दिया, शायद इलेक्शन कमीशन के कंसिडरेशंस पे या रियासत या अदालत या किसी और की कंसिडरेशंस के ऊपर वोट कम दिया। पाकिस्तान की आवाम ने कल अपना फ़ैसला 1985 के उस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ दिया जिसके अंदर ना सिर्फ के नवाज शरीफ साहब क्रिएट हुए थे, बल्कि उसी के अंदर साहब बिल्कुल ठीक है। मैं आगे जाना चाह रहा हूँ आपके साथ ही। मुझे ये बताएं, वो हो गया जो आप फरमा रहे हो, प्रोजेक्ट था, अच्छा था, बुरा था। अब मुझे बताएं ना कि उसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ दूसरा प्रोजेक्ट था पीपल्स पार्टी, तो आपको लगता है ये पॉसिबिलिटीज़ में है, या आपको क्या लगता है कि हुकूमत साजी कैसे होगी? चले पुट इट दिस वे, अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई नहीं तो फिर देन व्हाट? देखिए, मेरा आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर इंडिपेंडेंट सारे मिलके पीटीआई के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ एक गवर्नमेंट बना लें। मेरा ख्याल है कि इस वक्त उनको ये लगता है कि उन्होंने मैदान में कुछ जीता है, और मुझसे बेहतर आपके पास रसूल बख्श रईस साहब भी हैं, वो आपको बताएंगे कि तारीख़ का ये लेसन है कि जो चीज़ मैदान में जीती जाए वो अलायंसेस के अंदर अपनी आइडियोलॉजी हारने को मेरा नहीं ख्याल तरजीह देंगे, एक आइडियोलॉजी को नहीं। लेकिन उन्होंने जीता एज पार्टी नहीं जीता ना, उन्होंने जीता विदाउट लीडर है, उनके पास क़यादत का फुकदान है, उनका लीडर अंदर है, उनकी फर्स्ट टायर सेकंड टायर लीडरशिप नहीं। ये भी देखे ना आप, ये सिर्फ इतनी सिंपल सी बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको इमरान खान लीड कर रहा था वो जीत गए, ये तो नहीं ना है ना सर। एक शनाख्ती नहीं एक पार्टी की। जुमला मैं कह सकूं? जी बताएं, दो जुमले बोले आप। जी, मैं एक जुमला कह सकूं आपकी इजाज़त से सर, कि आपने देख लिया अभी ख्वाह परवेज़ खटक साहब हों या राजा रियाज साहब हों या नूर आलम खान साहब हों, लोगों ने देख लिया ये लोग अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोग हैं। नूर आलम तो जीते हैं, नूर आलम तो लाख से ऊपर वोट लेके जीते हैं। आपने देख लिया कि उनके साथ हलकों में क्या हुआ। नूर आलम खान साहब, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई वालों को इसलिए लॉयल्टी चेंज नहीं करेंगे? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। ये बिल्कुल आपका ये पर्सपेक्टिव मुझे समझ आ गया, ये रसूल बख्श साहब बताएंगे। लेकिन मैं जरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी ऑफिशियल नेशनल असेंबली के रिजल्ट्स पढ़ दूं। इससे पहले तो हम अपने तो पढ़ ही रहे थे, जिसमें 101 आज़ाद, 71 PMLN। यहाँ पे उन्होंने अभी तक जो रिजल्ट्स दिए हैं गैर हतमी या गैर सरकारी, इंडिपेंडेंट 97 है कौमी असेंबली के अंदर, PMLN 66 है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 51 है, MQM 14 है, और ये जो है सरकार ECP के रिजल्ट्स हैं। और इसमें पंजाब असेंबली के अंदर इंडिपेंडेंट 126 है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 131 है। तीसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, पंजाब में तीसरी बड़ी फोर्स, जिसकी महज 10 सीटें हैं। इसी तरह सिंध असेंबली के अंदर तो खैर वन साइड काम हुआ हुआ है, और 83 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट, कंफर्टेबल बना लेंगे, इस पर क्या बात करनी। KP के अंदर वन साइड हुआ हुआ है, इंडिपेंडेंट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 90 के करीब है, बाकी कोई 7, 5, 3, 1 पे खड़ा हुआ है। JUIF की बड़ी बुरी पोजीशन है, 7 पे खड़ी हुई है। रसूल रईस साहब बड़े खुश हैं आप रिजल्ट सुन के, लेकिन मेरा सवाल भी सुन लें सर। हम इतना खुश तो नहीं है, लेकिन खुश है कि इंतखाबात हो गए। मेरा सवाल सर मेरा आपसे ये है, ये बड़ी बात जिन्होंने कराए हैं उनको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए सर। लेकिन आगे के जो मरहले हैं, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो एक तसलसल और एक पॉलिटिकली नेचुरल चीज़ जो मुझे लग रही है वो PDM ही होगा। वो PDM होगी? PDM होगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी और आज़ाद नहीं होंगे? पीपल्स, देखिए इस वक्त मौका है पीपल्स पार्टी के लिए कि क्योंकि सही मानों में एक जो जमहूरी और जो अवामी पार्टी है जिसके रूट्स अवाम में है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बेशक पंजाब से ना जीत सकी हो, बेशक वो KP में उसकी इतना परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन मुल्क का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पे उसकी नज़रियाती और तारीख़ी और सियासी बेस मौजूद ना हो। पार्टी है। PTI का वोटर को तो इमरान खान साहब ने बहुत मुतरफ़िर किया हुआ है पीपल्स पार्टी का करप्ट चेहरा दिखा के, तो वो किस तरह डाइजेस्ट होगा? मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी
को ये मौका है शायद कि वो ऐसी गेम खेले, और वो गेम ये हो सकती है कि किसी तरीके से पीटीआई के साथ इत्तेहाद हो, और पीटीआई के लिए भी एक तारीखी मौका है, क्योंकि अगर ये ऐसा लग रहा है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना लेगी, और फिर जो इंडिपेंडेंट्स है यहाँ पे उनके ऊपर प्रेशर होगा कि वो उसको ज्वाइन कर लें, तो वो उसके लिए ज़रूरी होगा कि उसके पास एक पॉलिटिकल एलाई होना चाहिए, जो उसके लिए या तो मुस्लिम लीग नून हो सकती है। पीटीआई के लोग टूटेंगे, ख्वाह पीपल्स पार्टी उनको तोड़े या पीएमएलएन तोड़े। सर डार साहब तो बरबला कह रहे हैं कि हमने आज़ाद को साथ मिलाना है। देखें, इसमें बिल्कुल टूटेंगे, लेकिन कितना टूटते हैं ये अलग बात है, क्योंकि इस वक्त जो पब्लिक सेंटिमेंट है और जिस किस्म के लोग लाए गए हैं ये वो इलेक्टेबल नहीं है, जो हमेशा अब मौसम को, सियासी मौसम को देख के अपने दरख्त तब्दील करते हैं। बड़ा आपने क्लियरली बता दी ये बात। वो नहीं, वो एक नई किस्म की क़यादत है। ठीक है। और देखेंगे कि ये कहना कि बिल्कुल लीडरलेस से ऐसा नहीं है, वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं उनके लीडर, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो भी बड़ी सही तरीके से, जो जिस तरीके से चलाना है पार्टी को उस तरीके से चला रहे हैं, कोहेरेंस रखेंगे। लेकिन यह है कि ये भी मुमकिन है। एक सिनारियो तो यह है कि PDM2 या PDM+, दूसरा सिनारियो ये है अगर ये होता है तो फिर पीटीआई मरकज़ में भी और पंजाब में भी वो एक बहुत मजबूत अपोजिशन होगी। ये वही सूरत हाल होगी जो अदम एतमाद के बाद अगर तहरीक इंसाफ असम्बलियों के अंदर रहती तो वो किरदार अदा कर सकती। पॉइंट आ गया सर। और देखें, जो ही कोई मसला पैदा होगा फिर तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में होगी कि तहरीक अदम एतमाद लाके किसी के साथ लेके कि जो उस वक्त की हुकूमत है उसको हटा सके। बिल्कुल ठीक सर, अपने तौर पे हुकूमत उसके लिए बनाना। पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल ठीक। रशीद साहब जो बात फरमाई सर ने उसको बढ़ाते हुए, केपी के अंदर 90 सीट्स हैं इंडिपेंडेंट्स की, वहाँ पे आपको लगता है आउट ऑफ नोवेयर उनकी हुकूमत बन जाएगी? जी बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे एक मसला है सर। और लोग टूटेंगे नहीं उनके? बहुत कम। अच्छा। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रेशर को बर्दाश्त किया है और हर किस्म के जबर और इस्तेदाद का सामना करते हुए यहाँ तक वो पहुँचे हैं। केपी में आप पीटीआई की हुकूमत देख रहे हैं इंडिपेंडेंट्स की? मैं देख रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे क़यादत का एक बहरान है कि किसको सीएम बनाया जाएगा। एक ही अली अमीन गंडापुर जो प्रोमिनेंट लोगों में वो सूबाई नशिस्त जीते हैं, लेकिन वो ताहाल रुपोश है, वो कौमी असम्बली की सीट। अली मोहम्मद खान को ले आए सूबाई असम्बली की सीट पे? नहीं, उन्होंने अभी वो तो सूबाई दोबारा ज़िमनी में हो सकता है, वो तो बात की बात है। एक मसला ये कि वहाँ पे वज़ीर आला किसको ये नॉमिनेट करेंगे। आतिफ जीत गया थे। आतिफ कौमी असम्बली से जीता है, नीचे नहीं थे वो। नीचे नहीं थे। मैं यहाँ बात करूँगा कि कोई भी मेंबर कानूनी, अखलाकी, सियासी और आईनी लिहाज से जो किसी भी असम्बली का रुकन बना है वो वज़ीर आला का अहल होता है। जी, इसको लगाते हैं ये सियासी फैसला। वो अकेला भी खड़ा हो, सारी पार्टियां वोट दे सकती है उसको। वो तो ठीक है, लेकिन वो कायम रहेंगी? मैं तो ये पूछ रहा हूँ केपी कायम रहेंगे, क्योंकि उन्होंने परवेज खटक का अंजाम देख लिया वहाँ पे महमूद खान का अंजाम उन्होंने देख लिया। बड़ा बुरा हुआ है पीटीआई पूरा खानदान वो हार चुका है, परवेज खटक, और हारे भी। और उनकी सियासत खत्म हो गई आपके ख्याल में? खटक मेरे ख्याल में फिल वक्त तो उनको रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा मेहनत। और जेजेएफ के लिए कितना धचका है? ये भी बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का पूरा खानदान अपनी आबाई सीट भी हार गए। वो अपनी आबाई सीट हार चुके हैं। उनका बेटा लकी मरवत से छोटा बेटा हार चुका है। अभी तक टांग का रिजल्ट एक जीते, एक आबाई सीट हारे। असद महमूद पशीन से कामयाब हुए, वो पशीन से हुए ना अपने इलाके से। दो बातें हैं जो ना सिर्फ केपी में पीटीआई के जो उम्मीद कैंडिडेट्स हैं जो जीत चुके हैं उनके लिए जो चैलेंज है, जो रिज़र्व ख़वातीन की सीट्स है और अक़लियत की सीट्स है, क्योंकि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में भी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है। वहाँ पे रजिस्टर्ड तो है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो ये सवाल मैं पूछूंगा आदर साहब से भी एक मिनट में, ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। असम्बली में भी जो 40, बिल्कुल इस पे आते हैं, इस पे आते हैं। लेकिन इसमें न्यायी साहब, हमने देखा कि पीएमएलएन पे बड़ी ज्यादतियाँ हुई थी 2018 के बाद उनकी, लेकिन उनकी पंजाब असम्बली का भी एक मेंबर नहीं टूटा। ये तो हमें पता, उनका MNA का एक मेंबर नहीं टूटा। इमरान खान का जो साहब का जो दौर था एज प्राइम मिनिस्टर, पीएमएलएन ने नहीं टूटी, चाहे उनका लीडर जलावतनी में चला गया, पार्टी तिधर बिधर होगी। क्या पीटीआई के मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अगर वो अपोजिशन में चली जाए पंजाब में या नेशनल में, तो वो एज अपोजिशन इतने नंबरों के साथ खड़ी रहेगी या टूटेगी? पीटीआई इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ। जी, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, बाकी दोस्त फरमा रहे हैं, ये इस इलेक्शन के अंदर 2-3 चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा असर्टिवली आई हैं।
हर इलेक्शन के अंदर उसके अंदर थोड़ा बहुत हो रहा था। इसके अंदर नॉर्मली जो वोट्स मिले हैं, आपने देखा है कि प्राइवेट जो इंडिपेंडेंट हैं सर, इंडिपेंडेंट ऑफ तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट्स, वो बहुत कम आए हैं। ज़्यादातर अमूमन PTI हर के इलेक्शन के independent अंदर कमो पेश 15, 20, 22 इंडिपेंडेंट्स आते थे। इस दफ़ा शायद 8-10 आए हैं। जरा चेक कर लें नेशनल असेंबली में PTI के कितने, दूसरे आज़ाद कितने, और KP में और पंजाब में पता कर लें जरा जी, मैं पता करके बताता हूँ आपको। तो वो एक तो ये बात है कि जी कम आए हैं, और इसका मतलब है कि लोगों ने जो, और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने वोट्स दिए हैं ना, उनका एक प्रेशर होता है। ये प्रेशर जो था नवाज शरीफ साहब के वक्त में भी काम आया कि बहुत सारे लोग जो हैं वोटर्स के प्रेशर के ऊपर अपनी उन्हें हमदर्दियाँ नहीं तब्दील की, और अब वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगा कि वो अपनी हमदर्दियाँ तब्दील नहीं करेंगे। दूसरा ये कि ये मामला जो भी होंगे वो मामला ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो है उनकी अपनी सियासी हिकमत अमली क्या बनती है। आया वो अपनी सियासी हिकमत अमली जो है वो कोई ऐसा बनाते हैं कि जिसके अंदर उन्हें कोई कोलिशन के साथ आगे चलना है, या इसके साथ उन्होंने आज़ाद बैठना है या नहीं बैठना। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, और ये आपने जो मुझे बताया, ये पंजाब का फिगर बताया जी सर, कंटिन्यू करें। एक बात बताती कि ये जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसके नुकसानात होंगे। मसलन सेनेट की सीट के ऊपर नुकसानात होंगे, सेनेट के अंदर ये सारे के सारे जो हैं ये इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं होगा, ओपन वोटिंग नहीं है। इनके जो सीट्स हैं, जो स्पेशल जो औरतों की सीट्स हैं, वो नहीं मिलनी किसी तौर पे, तो वो एक इनको डिसएडवांटेज रहेगा। मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो गौहर अली को जब बनाया था, जिसका कोई तरीके से कोई बैकग्राउंड नहीं था और ना किसी ने सुन रखा था, और ये सारे जो न्यू एंट्रेंट्स हैं इनकी मैं कोई किसी के खुलूस इखलास के ऊपर नहीं शुबा कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल ये कोई तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं करते ये फेसेस। लेकिन सर ये इलेक्ट तो हो गए ना फिर भी। किसी ने मुझे कहा जी कि वकील चाहिए था, मैं कहा वकील चाहिए था तो गिरफ्तार ना हो, आपके पास हामिद खान मौजूद था, यही था नहीं, बताया यही गया ना। लेकिन सर अब तो आप ये कह नहीं सकते ना कि अब तो वो इलेक्ट हो गए, अब तो अवाम ने इन्हीं फेसेस को जिनको जानता कोई नहीं था इलेक्ट कर दिया, सर्टिफिकेट दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि जी ये बात इमरान खान साहब ने उनको बनाया है, तो उसके सामने उनकी कुछ स्ट्रेटेजी होगी, हिकमत अमली होगी। मैं बार उनका दिमाग, आप ये कह रहे हैं कि मैं उनका दिमाग बखूबी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं उसको वो इम्पोर्टेंट नहीं है वो क्या सोच रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने एक स्ट्रेटेजी के तहत गौहर अली खान को बनाया है, और उसके जो आगे उसकी जो वजूहत हैं सामने आएंगी, तो मेरा ख्याल है कि मैं कुछ लिख भी चुका हूँ और मुझे पता भी चल जाएगा मैं सही मेरा अंदाजा या गलत अंदाजा। ये टेक्निकल बात है, जरा इसके बाद आपको बता रहा हूँ। अदर साहब मुझे एक बात बताइएगा कि ये बात तो सही है ना कि अब 2 हफ्ते का टाइम है आपके इंडिपेंडेंट्स के पास, और 2 हफ्ते में आई थिंक आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी नहीं करवा सकते कि करवा के आप कहें जी पार्टी हमारी रिस्टोर होगी इलेक्शन कमीशन में, और अब ये पार्टी जो है इसके इंडिपेंडेंट इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये आपकी जो 90 के करीब वुमेन सीट्स हैं और 10 के करीब माइनॉरिटी की सीट्स हैं, उनसे तो आप डिप्राइव्ड हो गए ना। अच्छा, क्या स्ट्रेटजी है? टाइम दीजिएगा जी लीगल स्ट्रेटजी बताइएगा, जज्बात साइड में रखें। लीगल स्ट्रेटजी आपके सामने रखता हूँ। देखिए, पहली तो बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं ना, ये सारे के सारे कैंडिडेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बाकायदा जब नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराए थे, इन्होंने बाकायदा डिक्लेरेशन दिया था PTI के कैंडिडेट के तौर पर। मैंने खुद फाइल किया ना, मुझे तो इसलिए पता है इस बात का। दूसरी बात आपको याद होगा कि जब वो पाकिस्तान तहरीक एक सेकंड इसमें पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन सुलेमान अकरम राजा साहब ने यही प्ली ली थी इलेक्शन कमीशन में आगे, तो वो नहीं मानी थी ना। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। मैं उसका बता ही देना, अभी आपने बात की तो मैंने बात कर दी। मैं आपके सामने बेस बना दूं ताकि आप नाज़रीन को समझ आ सके बात। जी मुझे आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने जब ये 16 तारीख आई तो उन्होंने कहा कि जनाब कोई दूसरी पार्टी में जा सकते। आप दूसरी पार्टी में आए, वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मशहूर ज़माना। उन्होंने कहा कि आप दूसरी जगह नहीं जा सकते। इन्होंने बात मान ली कि हमने जो डिक्लेरेशन पहले दिया हुआ था उसकी जगह डिक्लेरेशन बदला नहीं जा सकता, वरना ये कहने की जरूरत नहीं थी इस बात की। अब आए दूसरी बात।
दो तरह से स्ट्रेटजी हमने ली। मैंने सेक्शन 215 जो इख्तियार देता तो है। फिर एक मिनट सर, तो इसका मतलब जो राजा साहब की पिटीशन रद्द की है आई थिंक इलेक्शन कमीशन ने, वो फिर अब आप कह रहे हैं सुपीरियर कोर्ट पे आप चैलेंज करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये क्लियर करें ना, क्लियर तो मैं कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे। नहीं, मैं उससे पहले बता रहा ना, उसके अलावा मल्टीपल स्ट्रेटजी है। सेक्शन 215 जो है, ठीक है, यही जो बल्ले का ना ये और चीज है। ये और चीज, बल्ले का निशान लेने का इख्तियार जब देता है, उसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी खत्म कर दी जाए। इलेक्शन कमीशन ये समझी बैठा है कि बल्ले का निशान ले लेंगे हम तो पार्टी खत्म हो जाएगी। सेक्शन 215 चैलेंज किया हुआ है, 15 तारीख को ऑलरेडी नोटिस हुआ है उसके अंदर। और सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजवी, पहले भी आप हार गए थे लाहौर हाई कोर्ट से फैसला, पेशावर एक को हाई कोर्ट से करा के पेशावर कोर्ट को हमने तकरीबन कन्विंस कर लिया है कि इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, सिंबल लेना, पार्टी बैन करना सिर्फ दो है, नेशनल इंटीग्रिटी। यानी आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप 2 हफ्ते की कट ऑफ लाइन जो है उससे पहले आप कोर्ट को कहेंगे कि फैसला करें आप। जी बिल्कुल, यानी ये वाला 15 तारीख ये इंटरेस्टिंग बात है वैसे, अगर ऐसा मैंने तो पहली डेट में कोशिश की थी ना, लेकिन कोर्ट ने डेट रख ली 15 तारीख वाले दिन इस बात पे फैसला होना है कि सेक्शन 215, और मैं कह रहा हूं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, यानी ये हार्श पनिशमेंट है, राइट टू फेयर ट्रायल, ना इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है। तो बिल्कुल ये लगी हुई है केस। ये नंबर 1 स्ट्रेटजी है। नंबर 2 स्ट्रेटजी जो है, सलमान अकरम राजा लेकर गए कि फॉर्म वो लेके गए फॉर्म 31 में मुझे पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाए, वो नहीं माना। लाहौर हाई कोर्ट ने मामला भिजवाया इलेक्शन कमीशन ने डिसमिस कर दी। वो मामला हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं सेपरेटली। और वहां ये बात याद रखिएगा, देखिए ये एक बात तय करना होगी। आपको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है ही नहीं, तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? देखिए मैं बताऊंगा आपको, अगर है या नहीं है, लेकिन हमें और अगर वहां सुनवाई ना हुई इस केस की और उन्होंने कहा नहीं आजाद मेंबर ऑफ पीटीआई के नहीं, फिर क्या करेंगे? देखिए अब ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट या तो कानून से हट जाएगी या तो आर्टिकल 17 को निकालना पड़ेगा। देखिए किसी आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है कि आप सियासी जमात बना सकते हैं। आर्टिकल 17 सियासी जमात बना सकते हैं 2 शर्तों पे नहीं। मैं आपके सामने मुतलका लैंग्वेज पढ़ देता हूं और आपको आसानी आप निकालें जब तक मैं इनसे बात कर लेता हूं। देखिए 1 मिनट का काम है, ज्यादा लंबा तो काम ही नहीं है। 1 मिनट बहुत 60 सेकंड होते हैं। नेशनल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, ये 2 वजह हैं कि अगर आप जिसकी बुनियाद पर पार्टी को बैन कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत पहले पार्टी को बैन करती है, डिक्लेयर करती है कि आप नेशनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बात करें, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करती है। तो पार्टी का बैन करने का है ना, जो पार्टी के सिंबल पे खड़ा ही नहीं हुआ, नहीं तो यही तो सवाल है, उसको किस तरह मिल जाएगा? देखिए ना, पार्टी को सिंबल ले जाने का मतलब है सिंबल ले लें आप, तो सिंबल के बगैर आपने इलेक्शन लड़ लिए, लेकिन आपने अब आप कह रहे आजाद बंदा पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है। ज्वाइन करने का इशू नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है, आपने उनको ये भी आपको साबित करना पड़ेगा। साबित करने की बात ही कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला जाना है और बड़ी वाज़ेह बात है। एक काम सर, आप तो वकील, आपने तो यही कहना ना, मुझे आपने क्लाइंट को बर्बाद मुझे बताएं, आपका ख्याल, आप कह रहा ये चाहते हैं कि पार्टी का सिंबल लेके पार्टी भी खत्म हो जाएगी? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये कह रहा बड़ी सीधी सी बात है। साहब, आपको लगता है कि जितनी सिंपलिस्टिक तरीके से ये कह रहे हैं, इस तरह स्मूथली हो भी जाएगा कोर्ट तक? असल में जो वही बात है कि जो वकील है ना, और बल्कि साथ भी बताएंगे इस बारे में, तो वकील है ही ये कह दे कि ये चीजें डाउटेड हैं, तो उसको केस कौन देगा? हाँ, वही जो मैं कह रहा था। वकील तो वो नईम बुखारी साहब ने कहा था ना कि क्लाइंट हारता है, वकील नहीं हारता। एंड में अगर साहब ने कहा था ना जी हमने तो बड़ा केस लड़ा। मैंने तो सीधी बात कर दी, मैं तो डाउट कर रहा यार, तो साहब तो गुस्सा आपका इमरानी गुस्सा है आपका भी यार, वो तो जरूरी है भाई। देखिए बताया डाउटफुल, मैं तो डाउटफुल बात करता ही नहीं हूं। देखें, ये वो एक वकील के पास बंदा गया ना, तो उसने उसको कहा कि मेरे बेटे से कत्ल का केस हो गया, तो उसने कहा उसने कितने पैसे? उसने कहा मैं 50,000 रुपए लूंगा। उसने सोचा ये तो बड़ा माड़ा पुरानी मिसाल होगी यार, एक मिनट मेरी बहने आपकी मेरे लिए नहीं है, जरा सुन ले। मिसाल पुरानी, ये पुरानी मिसाल है ना, ये तो आप वकीलों पे बराह रास्त अटैक करना शुरू कर देंगे यार। चले आप एनालिस्टों पे कर दीजिएगा, ये तो इस तरह की बात करेगा ना। अब देखिए अच्छा, क्या कह रहे हैं? मैंने सुनी नहीं, मिसाल सुनाए यार, बोल के लफाज है आपके, सुन ली है। यानी ये वकीलों के ऊपर अटैक करने की बजाय वकीलों में कोई अटैक कर सकता है? या एक मिनट नहीं, आपको तो मिली टिकटें इसलिए सुन लीजिएगा। अच्छा, ये सुन के फिर फैसला कीजिएगा क्या? जी मैं करता हूँ। अच्छा ये कहते हैं 1000 कत्ल का मुकदमा हुआ जी, 1000 दफा सुना हुआ है। मैंने नहीं सुना हुआ सर, मुझे सुनाया। एक दफा और सुन ले। हाँ, सुना। 1000 दफा भी तो सुना ही है ना। वो तो उसने कहा कि जी तो दोबारा एक बच्चे पे हुआ कत्ल का, वो वकील के पास गया, उसने कहा कितने पैसे? उसने कहा 50,000 रुपए लूंगा। उसने कहा ये तो कोई माड़ा वकील है, तगड़ा। तो मैं 100 रुपए का करा लेता हूँ, मैं बता देता हूँ आगे।
यार सुनने तो दे यार अजहर साहब, ये मजाक वाली बात है। अजहर साहब क्या हो गया? आप एक नेशनल चैनल में बैठे हैं कामरान ओ साहब, यार, ये कुछ सीरियस बात वो करें कोई आप। बात। यानी ये इस तरह, ये अच्छा लगता है इस तरह की बातें करते हुए, मजाक उड़ाते हुए इस बात का? ओ सुन तो ले, या तो कोई वकील हो ना, मुझे इवैल्यूएट तो करने दे कि मजाक है कि कोई नहीं। वकील हो ना, अच्छा लगता है इस बात यार यहाँ 17 घंटे इलेक्शन का रिजल्ट नहीं है जो मजाक हुआ है। आई ऑब्जेक्ट सच टाइप ऑफ यूज ऑफ ए लैंग्वेज। सुन तो ले, है क्या कह रहे नहीं, ये हो? बात भाई एक कानूनी बात है, आईनी बात है। आप इस बात को ये लेके जाए, आप वकीलों पे डालना शुरू कर दें इस आप बात दफा को। करें इस एग्जांपल को, आप आगे चले। इनके पास वैसे मुझे अब ना फिर भी बात कह रहे हैं, मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है, इन्होंने अपने रवैये से ही जो गैर, आप हैरान तो नहीं फील कर रहे? मैं किस बात पे हरास फील करूंगा? अच्छा मतलब ये देखिए बात सुन नहीं रहे और 100 रुपए पे और अच्छा, आप कहना क्या चाह रहे थे? आप ये सारा टोटल वकीलों में डालना चाहते हैं। अच्छा यार, अच्छा, ये इन्होंने फैसला कर लिया कि वकीलों की गलती है। आप बोले, आप चले। अच्छा मैंने, अच्छा ये पता किस बात को बाल हो गया यार, ये ज्यादा लगा है यार, छोड़े इस बात को। मेरे पास सुने, मैंने आपकी बात में बिल्कुल दखल नहीं सर आप ये पर्सनल अटैक कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आई एम स्ट्रांग रिजर्वेशन अबाउट। आप हर बंदे पे पर्सनल सर, अटैक कर सकते हैं। यानी आप देखिए, आप कानून की बात करें ना, आप कानून की बात करें ना। ये कौन सा लतीफा है? ये लतीफा नहीं है, चले आगे चले आप। ये लतीफा नहीं है फिर, ये कमाल कर रहे हैं आप। अच्छा, आप पता है ना, हमें पता आप क्या कहना चाहते हैं। क्या आपको आप वो बात करें कानूनी जो पूछी है उनसे। अच्छा यार, वकीलों को छोड़ दे। क्या किया? आप सलमान राजा पे क्यों बराबर से अटैक करना चाहते हैं? मैं तो समारोह में बात नहीं और क्या करना चाहते हैं? अच्छा करें, आप करें पूरा। अच्छा खालिद साहब उनको छोड़ देना, आप कंप्लीट जल्द से कर लें यार। नहीं, गलत बात है ना कामरान यार, यानी वो वकीलों का इशू किया है। लतीफा यानी ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये बात। सर मुझे उनको कहने तो दे। अच्छा सुन लीजिएगा। नहीं छोड़े, दफा करें, आगे चले सर आप। अब लानत भेजते हैं उस बात पे। असल बात इस बात पे, गुस्सा किस बात पे है? जब वक्फा हुआ था ना, तो मैंने ऐसे कह दिया था, मैंने कहा यार वकीलों ने इमरान खान को मरवाने में काफी, आप देखें ना, आगे ना बात, वही आगे ना बात, वही आगे ना बात। उसी का मुझे क्रेडिट देकर मैंने सच निकलवा लिया है। वो तो उन्होंने ब्रेक में कहा। अच्छा अब रुक जाइए जी, अब आप लोगों ने कर दिया यहाँ पे, अब आप लोगों ने कर दिया इंतशार का माहौल। साद रसूल साहब, एक तो अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस सारी एग्जांपल के दौरान, अगर कोई लतीफा वकीलों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं वो बता दें। फिर मेरा सवाल ये है कि जो अदर साहब फरमा रहे, कोर्ट में ऐसे होगा कि आजाद कैंडिडेट्स जो है वो पीटीआई को अभी भी ज्वाइन कर सकेंगे? पीटीआई को ज्वाइन ही पीटीआई के हैं, पीटीआई के हैं, चले जी। मैं देखिए इसमें बसद एहतराम, आवाज करें यार सिद्दीक साहब, मैं अजहर सुनना सिद्दीक, चाहते हैं ना हम। जी बसद एहतराम, मैं अजहर सिद्दीक साहब जितना सेंसिटिव नहीं हूँ इन जोक्स के बारे में। मेरे ख्याल में वकला हजरात के ऊपर भी उसी तरह बात हो सकती है जिस तरह बाकी सब के ऊपर हो सकती है, लेकिन जो कानूनी पॉइंट अजहर साहब कह रहे हैं, मैं उस पर एक लम्हे की जी, आप कानूनी पॉइंट बताएं। जी जी, देखिए कानूनी बुनियादी कानून की बात मेरी नाकिस सी फहम में, अजहर साहब मुझसे सीनियर वकील हैं, लेकिन मेरी नाकिस सी फहम में कानूनी बात बड़ी बेसिक सी है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1976 के नीचे रजिस्टर्ड और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के नीचे रजिस्टर्ड होती थी, और अब नून लीग के बनाए हुए इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे रजिस्टर होती है, उस पॉलिटिकल पार्टी के बहुत से जुज़ होते हैं। उस पॉलिटिकल पार्टी का एक चेयरपर्सन होता है, एक सेक्रेटरी होता है, एक ट्रेजरर होता है, इसी तरह उसका एक इलेक्शन सिंबल होता है, एक उसका रिटर्न होता है, एक उसको रिटर्न फॉर्म करने का तरीका होता है। ये सारे उस पॉलिटिकल पार्टी के ओहदे या पोजीशंस या एसेट्स हैं, ये वो पॉलिटिकल पार्टी अज खुद नहीं है। इसी तरह सिंबल जो बैट का सिंबल है या शेर का सिंबल है, ये पॉलिटिकल पार्टी का एक जुज है। अगर किसी वजह से उसको सस्पेंड कर दिया जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि पार्टी खत्म हो गई है, इसका मतलब है जब तक वो मिस्टेक रेक्टिफाई नहीं होती तब तक उसको वो जुज नहीं। तो असाद साहब ये कह रहे हैं कि जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होगा, आजाद मेंबर ज्वाइन कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे पीटीआई को इस पार्टी पार्लियामेंट में? जी, मेरी नाकिसी राय ये है कि जब तक आज़ाद इलेक्शन, जब तक नया इलेक्शन नहीं भी होता, ये मेंबर्स पीटीआई पार्टी के कंसिडर होंगे, लेकिन उनका सिंबल एक नहीं होगा, उनका सिंबल मुख्तलिफ होगा, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन ने रोका हुआ है। पार्टी डिसबैंड नहीं हुई, पार्टी तो अभी भी मौजूद है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जितने आज़ाद मेंबर्स हैं, ये पीटीआई को विदाउट एंड बिफोर द actual and forthcoming intra-party election of PTI, without even getting the election symbol of BAT, they can join Pakistan Tehreek-e-Insaf and उनके सिंबल डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में सिंबल की वैल्यू तो होगी नहीं। पार्लियामेंट में तो वैल्यू ये होगी कि एक एमएनए आजाद हैसियत में स्टैंड कर रहा है या पीटीआई की हैसियत में स्टैंड कर रहा है, वो हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं?
जी बिल्कुल, मैं इससे थोड़ी सी बात आगे करूं और इसमें थोड़ी बात करते वक्त मैं ये कहता चलूं कि अदालत में ये सवाल अब से पहले नहीं गया तो हतमी कानूनी राय क्या होगी, ये तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों के अंदर अदालत उस्मा और अदालत बिल्कुल वेल सेड। लेकिन मेरी नाकिस राय में वो तमाम लोग ना सिर्फ के इस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, वो तमाम लोग आर्टिकल 63A के पर्सपेक्टिव में पार्टी डिसिप्लिन का भी हिस्सा रहेंगे। अगर वायलेट करेंगे तो 63A आपका ये पॉइंट आ गया जी, सिर्फ सिंबल मौजूद नहीं है जो कि उसकी एक स्टैंड अलोन। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। रसूल भाई रईस साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट का जब ये फैसला आया था जिसमें बल्ला छीन लिया गया, तो तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हार्श व्यू लिया है चीज़ों का। अब ये जो अवाम का फैसला आया है, इसकी प्रेजेंस की कोई वेटेज की मौजूदगी में अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे लीनियंट व्यू ले सकती है? क्योंकि कानूनी मामला तो आपको, मुझे नहीं पता क्या है इसका। देखिए कानूनी तौर पर तो मुझे कुछ मालूम हाँ, मुझे भी नहीं पता इतना, लेकिन ये है कि अगर अवाम की राय कुछ हो और अदालत का फैसला आ चुका हो तो चंद महीने बाद अदालत अपना फैसला उसके मुताबिक तब्दील उमूमन नहीं करती। लेकिन आप रिव्यू में जाते हैं, रिव्यू में गए में वैसे भी उस फैसले में भी है, अगर रिव्यू में जाते हैं तो फैसला मुख्तलिफ हो सकता है अगर नए फैक्ट्स आए। लेकिन उसमें मेरे ख्याल में हमें कानून के ऊपर और आइन की तशरीह, ये तो एक नया केस है ना, ये तो नया केस होगा, इसका तो उससे कोई ताल्लुक नहीं जो बल्ला छीना गया था। मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो भी फैसला वो करेंगे कानून और आइन के मुताबिक करेंगे कि हमें ये प्रिजम्पशन नहीं करनी चाहिए कि चूंकि अवाम की राय किसी सियासी जमात के साथ है तो उसकी वजह से उस राय आमा से सुप्रीम कोर्ट मुतासर हो गया है। मेरे ख्याल में वो प्रिजम्पशन सही नहीं। जो भी फैसला करेंगे कानून और आइन के मुताबिक करेंगे, रिव्यू हो सकता है। ये देखिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक पुरअमन जिद्दोजहद और पुरअमन एक तरीका है अपने सियासी और समाजी हकूक़ के हसूल का। तो पीटीआई वाले लोग अगर वो कर रहे हैं तो ये उनका हक बनता है और उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। सिर्फ एक बात ऐड कर दो, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, मैं आपको दे दूं। मोहसिन नकवी जो वज़ीर पंजाब है, निगरान, उनके घर पे एक बहुत बड़ी महफिल होने जा रही है, सियासी इकट्ठ होने जा रहा है, सियासी महफिल होने जा रही है। आपके सामने फुटेज चल रही है जहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ की तारीख साज, हुकूमत साज मुलाकात होने जा रही है। ये फुटेज आपके सामने चल रही है इस वक्त। आसिफ अली जरदारी साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी आ गए हैं और मोहसिन नकवी जो कि निगरान वज़ीर पंजाब है, उनके घर पे ये बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है। और ये उस बात को इंडिकेट कर रही है जो आज नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की थी, जिस स्पीच में उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई थी कि अगरचे उनके पास सिंगल मेजॉरिटी नहीं है PMLN के पास, अगरचे उनके पास 100 का डिजिट भी नहीं है, अगरचे अभी तक सिर्फ वो 71 वोटों पे खड़े हुए हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश नजर आई कि 52 सीटों वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किसी तरीके से अलायंस कर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो है हुकूमत बनाई जाए। अब वो हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये हमें नहीं पता, वो शायद मोडालिटीज अभी तय कर ली जाएंगी। और शहबाज शरीफ साहब पैगाम लेके गए नवाज शरीफ साहब का, और ये भी मेरा कयास है कि एग्रीमेंट इस बात पे हो सकता है कि अगर जरदारी साहब सदारत जो है वो मांग लें, और सदारत का मतलब ये है कि केसेस के अंदर भी जरदारी साहब को तंग नहीं, क्योंकि जरदारी साहब इस तरह के हमारे पॉलिटिशियन हैं जो कि प्रिजनर पॉलिटिशियन रहे, उनकी सारी ज़िंदगी केसेस भुगतने में निकल गई, पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में, फिर इमरान खान साहब के दौर में। तो सदारत का ये हुस्न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि सदर मुमलिकत जो भी करे उसको ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इट्स टाइम जो है वो केसेस में तंग नहीं किया जाता। तो ये भी हो सकता है कि आज की इस मीटिंग के अंदर इतने बुरे हालात हो PMLN के कि वो इस बात पे आमादा हो जाए कि प्रेसिडेंटशिप जो है उसको छोड़ दे, प्रेसिडेंटशिप जो है जरदारी साहब को दे दे, और मामला जो है आगे इस तरह चले कि फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बन जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी मौजूद है इस मीटिंग के अंदर। न्याई साहब, आपका टेक लेना चाहूँगा, चलाते रहिएगा, दिखाते रहिएगा लोगों को कि इस वक्त मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर पंजाब जो है उनके घर में ये हो रही है। पता नहीं निगरान वज़ीर पंजाब अब कितने निगरान या न्यूट्रल रह गए हैं इस मीटिंग की मौजूदगी में। इससे पहले भी जितने थे वो पहले भी कितने थे, अब तो मोहर सब हो गई। ये तो पहले दिन सही रहे थे, कंट्रोवर्शियल। चलाते रहिए न्याई साहब। सर, क्या होने लगा इस मुलाकात में आपके नज़दीक? लेकिन कमान साहब, मुलाकातें तो बेपना होंगी, ये आप देखते जाएंगे। और अभी कुछ थोड़ी देर बाद या कल आपको पता चलेगा एक मुलाकात गौर साहब से या और कुछ जमादारान से भी हो चुकी है। अगले 3-4 दिन आपको ये इस तरह की मुलाकातें आपको बहुत होती नजर आएंगी। फोकस ऑफ अटेंशन पीपल्स पार्टी। मैं तो अभी भी देखो, यहाँ पे तो वो आ गए, लाहौर में इमरजेंसी डिक्लेयर करके यहाँ पहुँच गए।
यहाँ पे सिर्फ खाली इनका रोल नहीं है, हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट बैठी है, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी, उन्होंने इलेक्शन कराया है, उनका एक रोल है, वो रोल अदा करेंगे भी सही, और उनकी बात जो है तहरीक इंसाफ भी सुनेगी, बड़े चाहे वो कुछ कहते रहे, और बाकी भी सुनेंगे। अभी तक तो शिकायत तहरीक इंसाफ को, मेरी तो अपनी जिसको कहने अपनी इंफॉर्मेशन की भी है और ज़ाहिर मैंने पता भी किया है, अभी तक तो शिकायत ये थी कि तहरीक इंसाफ की या बहुत सारी बातों की, इवन पीएस पार्टी को थी, मुस्लिम नून को थी, कि जीते एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कुछ नहीं सुनना चाह रही या करना चाह रही जो कि वो जिसका वो तकाजा करते थे। तो मेरे नज़दीक कोई ये मुलाकात होना पता था, आए हैं, यहाँ ना होती किसी और जगह हो जाती, यहाँ पे हो गई है। आपके ख्याल में सदारत टेक्निकली निगरान हुकूमत सर पीपल्स पार्टी की तरफ से सदारत मांगी जा सकती है? मेरा ख्याल है कि मैं आपको फिर जो मेरा अपना एनालिसिस है कि बिल्कुल हुकूमत का जोड़ तोड़ पे बात नहीं होगी, सिर्फ यही होगा कि जो है ना नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि आप कोशिश करें, मेरा अपना जो बिल्डअप कर सकता हूँ, और आई कुड बी एंटायरली रॉन्ग, कि आप तरीके साहब से रब्ता कायम करें। आपके पास आ रहा हूँ, रिपोर्टर को ले लूँ, खड़े हुए वहाँ पे, एक मिनट रसूल साहब आ रहा हूँ। यासीन मलिक हमारे नुमाइंदा वहाँ मौजूद है। यासीन बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब निगरान न्यूट्रल वज़ीर आला इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बैठक करवा रहे हैं जनाब। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है कि आसिफ अली जरदारी, फरियाल तारपुर और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर गए। तो बाद में यार वो फुटेज दिखाएं जरा वो। जी आप बोले सर, सुन रहा हूं। बाद में वहाँ जो शहबाज शरीफ भी वहाँ मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर पहुँच गए हैं, और ये दोनों जमातों के रहनुमाओं ने निगरान वज़ीर पंजाब की रिहाइशगाह पर ही अहम मुलाकात की, और इन मुलाकात में जो है वो दोनों का इस्तकबाल उन्होंने किया, और वो उन्होंने तबादला ख्याल किया हुकूमत साजी के हवाले से। तो अच्छा ये बताएं, कोई अच्छा आप कह रहे हैं हुकूमत साजी के बारे में, तो कोई प्रेस टॉक होगी अभी इस लेवल पे, या ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है? नहीं, अभी जरा ये बता रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब तो उठ गए वहाँ से, उनकी तो गाड़ियाँ चलेगी वहाँ से, और इस वक्त बाकी जो पूरी फैमिली शामिल है कि फ़िलहाल अच्छा शहबाज शरीफ साहब जा चुके हैं, इसका मतलब फिर तो बड़ा, यासीन थैंक यू, हमारे साथ रहेगा, दोबारा आपसे रब्ता करेंगे। रसूल साहब बड़ा कोई कॉन्क्रीट पैगाम दे के निकल गए वो, तो इसका मतलब बड़ा कोई स्पेसिफिक। इस मीटिंग की अहमियत इस बात से लगाएं कि अभी रिज़ल्ट मुकम्मल नहीं हुए रिज़ल्ट अभी आ रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि लगता है कि बड़ी हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है सियासी तौर पर, और उस हंगामी सियासी सूरत हाल के पेश नज़र फौरी तौर पे मुलाकात का इनकाद किया गया है। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो ट्रम्प कार्ड है वो पीपल्स पार्टी के पास है, वो पीपल्स पार्टी के पास। मैं यही पूछना चाह रहा था कि इंपॉर्टेंस किसको जा, क्यों पीपल्स पार्टी के पास है? क्योंकि अगर कोई पार्टी इस वक्त कोई कदम बढ़ा के आगे तहरीक इंसाफ की क़यादत से बात कर सकती है, तो मुझे मियां नवाज शरीफ साहब भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं हतमी तौर पे किसी चीज़ बात को रद्द नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी इसलिए इम्पोर्टेंट है ना कि वो वायबल है नून लीग के लिए भी और पीटीआई के लिए भी, दोनों के लिए जी। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में जो पहला कदम उठाया है मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, जलसे में खड़े होकर कहा है, ड्यूटी लगाई गई है, टास्क दिया गया है, तो वो टास्क ये है कि वही पीडीएम वालों से बात करें। तो जाहिर है कि वो उन्होंने मुकम्मल तौर पर ना तो इन्होंने एक्नॉलेज किया, ना उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि हो क्या गया है, और ना उन्होंने उस तरफ कोई सोचने की कोशिश, उसकी उनकी तवज्जो ही उस तरफ नहीं जा रही। तो वो ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ अब पीपल्स पार्टी देखेगी कि इनके साथ क्या मिलता है। ऑब्वियसली आई थिंक पीपल्स पार्टी तो प्रेसिडेंटशिप नहीं चाहेगी, या आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप इंसिस्ट करेगी। सराई हो रही है। क्यों वो बिलावल के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप क्यों नहीं मांगेंगे? हाँ मैं ये कह रहा हूँ, दो चीजें ये है कि प्रेसिडेंट भी होगा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी होगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सर कोई वैल्यू नहीं थी, हम देखा था परवेज इलाही जब बनाए गए क्या हो सकता है, कोई वैल्यू नहीं। सब कुछ ऐड करना है। देखें कामरान साहब सर, पहली बात हुई है कि हम कम से कम मैं अपना कहूँगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं अल्फाज दे रहा हूँ इस तरीके से नवाज शरीफ साहब गुफ्तगू करते। अच्छा देखिए मैं अगर आप इनकी बात के बाद आपके पास आ रहा हूँ, वो बात कंप्लीट करना। जी आप कर रहे हैं, ऐसा बोलो।
मैं तो वकील के बारे में कुछ नहीं नहीं, ऐसा कहता, बोलो। मैं विश्वास जरूरत नहीं, मैं देखने के बाद मेरी हिम्मत है, जरूरत है, शुक्र है दरमियान ही बैठे हो। तो मैं सदीक भाई तू तो वैसे ही खौफजदा रहना, तो हम नहीं साहब, आप उधर खौफजदा होते हैं, आप इधर देख लिया करें, खुश हो जाएंगे आप मुझे देख के। जी फरमाएं सर। तो वो मेरे भाई है कुछ ऐसे काले। जी जी देखिए जी, बात यह है कि पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने उस तकरीर के अंदर इतना ही कह सकते थे, और वो मैं उसकी कोई आगे तोजी नहीं पेश करना चाहता हूँ कि एक बंदा से जब सारा का नाम लिया कि लोगों ने एतमाद किया है किसी एक बंदे पे, और तहरीक इंसाफ नाम की पार्टी नहीं थी, उन्होंने कहा आज़ाद के। अब ये हम कहते हैं नहीं, उन्होंने तहरीक इंसाफ हिज्जों के साथ बयान करनी थी। नहीं मुश्किल। मैं आपको एक और बताऊं बात, 20 अक्टूबर 2020 में नवाज शरीफ साहब ने यहाँ गुजरात तकरीर की थी। उन्होंने कहा था मेरा झगड़ा इमरान खान साहब से नहीं है, मेरा झगड़ा जाना बाजू साहब आपसे है और फैज़ अमीर साहब आपसे। कब की थी? सब कुछ भुगतने के बाद की थी। कहाँ से की थी? लंदन से की थी। फिर एक और मैं आपको बात पर, जिसके लिए मैंने बात मेरे आपसे इजाज़त मांगी है। सर एक मुझे बहुत ही बंदे ने, इम्पोर्टेंट बंदे ने बताया कि दिसंबर जनवरी के अंदर उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब के पास जो दिसंबर 2021 में नवाज शरीफ साहब के पास कोई बंदा मिलने गया, उन्होंने कहा जी आज चॉइस आपके पास दो में से एक हो गई है, या बाजवा को कबूल कर लें या इमरान खान को। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं इमरान खान को कबूल करूँगा। अगर इमरान खान साहब के अंदर भी ये ख्वाहिश हो कि उनमें मुझसे बात करनी है। और आखिरी में बात करूँगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अपनी किताब इफ आई एम असैसिनेटेड और कर्नल रफीउद्दीन की किताब लास्ट 323 डेज ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो मैंने उनका इंटरव्यू भी किया। उन्होंने कहा जी कर्नल रफी साहब इतनी खूबसूरत बातें की, आपने पता है कि वो एक मैंने आखिरी लम्हात आखिरी 323 दिन का ऑथेंटिक अकाउंट है। उन्होंने कहा कर्नल साहब ये सियासतदान जो है इनके पास मुल्क के हर मसले का हल है, हम बैठ के कर सकते हैं, इसके अंदर दखल ना दें, इसके अंदर इनके अंदर दखल हम जो एस्टेब्लिशमेंट है दखल ना दे। उन्होंने कहा जी मैं और कौमी इत्तेहाद हम हर चीज़ हल कर सकते हैं और हम इस मुल्क को चला सकते हैं, हमें मौका दिया जाए। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो कह रहे हैं जब लड़ाई कितनी सख्त थी। और मेरा अपना ख्याल ये है कि आज नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है, मेरा ख्याल है उसको अगर मार्जिन देना चाहते हैं तो दे दें। मैंने उनको मार्जिन दिया है कि उन्होंने हुकूमत की बात आज नहीं की। उन्हें कहा जी कि मुल्क को मंजधार से निकालने के लिए मैंने शहबाज शरीफ को कहा है कि इन बंदों को मिलो। आपके ख्याल में क्या गिव एंड टेक हो रहा होगा? देखिए कामरान शाह साहब, मैं तो लफ्ज़ या तारीखी तौर पर बताने लगा हूँ कि जब PDM की हुकूमत बन रही थी ना, मैंने उसी वक्त कहा था कि वजारत उज़्मा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं लेगी। वो 1.5 साल का अरसा पूरा हो गया, तो PMLN के ज़िम्मे वजारत उज़्मा नहीं है। मैं आपको प्रोग्राम में मैंने कहा था नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। ये फैसला जिसने करना है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बैठकर इस सारे सिनेरियो में अहम है। उनकी मर्जी है सदारत भी ले, उनकी मर्जी है वजारत उज़्मा भी ले, और क्या करे। और ये मैं अगली बात आपके सामने, मोहसिन नकवी की। मोहसिन नकवी तो ताल्लुक उसका आसफ जरदारी के साथ है। आपको याद होगा जब उन दिनों मीटिंगें हुई थी, जब धरने शुरू हुए थे, सबसे मेन पे आदमी फिर वो था। फिर जैसे वजारत निगरान वज़ीर आला का नाम आया, सबके सामने पता है कि फ़ौरन नाम फैसला कर लिया जाएगा। और अभी भी आप देखें निगरान वज़ीर आला होते हुए नज़र आ गया कि टेंटेड क्या हालात और वाक़यात है। लेकिन एक बात बता दूं, इस वक्त इमरान खान इतना अहम आदमी है, इस मुल्क को अगर किसी डायरेक्शन पे लेके जाता है उसके बगैर कोई फैसला नहीं होने। ये मैं बता दूं आपको, वहां हो गए तो फैसले उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकते। रशीद साहब, उनकी मर्जी के बगैर इस मीटिंग का कोई फायदा है? और अगर हो रही है मीटिंग तो क्या गिव एंड टेक चल रहा होगा? और तीसरी बात ये कि डोमिनेटिंग पोजीशन में कौन है? PMLN जिसके 71 वोट सीटें अभी तक, या पीपल्स पार्टी जिसकी 52 सीटें इस वक्त? पीपल्स पार्टी जिसकी 52 सीटें हैं। कैसे? वो ऐसे, एक तो उनका जो किला है उन्होंने फतह कर लिया है सिंध, तो पंजाब PMLN ने फतह कर लिया है। वो कंप्लीट जिस तरह उन्होंने फतह किया है इस तरह उनका वो अभी तक क्लियर नहीं है। दूसरी बात उस तरह इंडिपेंडेंस मुकाबले पे नहीं खड़े हुए। जी, दूसरी बात ये है कि बलूचिस्तान में भी तकरीबन जो जरदारी साहब का प्लान था उसके मुताबिक रिजल्ट्स आए हैं, तो इसलिए वहाँ की हुकूमत भी उनको मिलने जा रही है। सादिक संजरानी जीत चुके हैं, सरफराज बुगटी जीत चुके हैं, और आप जानते हैं कि इन लोगों का किससे ताल्लुक़ है।
और इसके अलावा जो है बिलावल भुट्टो जरदारी का लबुल लहजा जितना सख्त था मुस्लिम लीग नून के हवाले से, वो सब मोम हो जाएगा। नहीं, नरम तो हो जाएगा, लेकिन वो बेटर बारगेन करके ही नरम होगा। मुझे तो ये लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है उनका कम से कम मुतालबा जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप है। इसके बाद अगर उनको सदारत और इसके बाद सेनेट की चेयरमैनशिप, अभी सेनेट के इंतखाबात होने हैं, एक बलूचिस्तान की हुकूमत, सिंध की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टरशिप और चेयरमैन सेनेट, ये मेरी एक असेसमेंट है कि ये पीपल्स पार्टी के मुतालबात। तो खालिद साहब बात ये हुई कि बेसिकली जिन हालात में मुल्क इस वक्त है, तो ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं होगी कि PML कहे कि ठीक है जनाब, आप पंजाब में हमें फुली सपोर्ट करें, प्रेसिडेंट हमें दे दें लेट सपोज, और प्राइम मिनिस्टर आप बन जाए, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर भी आएगा, एक तो जो मुल्क के हालात हैं, जो इकॉनमी के मामलात हैं, जो खदशात हैं, और फिर इतनी वीक अलाइट हुकूमत के ऊपर आएगा, PDM पार्ट 2 पे आएगा, उसकी क्या वैल्यू होनी है? तो ये ज़्यादा चांसेस नहीं है कि पीपल्स पार्टी आराम से प्राइम मिनिस्टर बन जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो जैसे सब तकरीबन यही एक बात कर रहे हैं कि जो मेन इसमें बेनिफिशरी बन सकते हैं ना, वो पीपल्स पार्टी है। उसकी 2-3 वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि उनके पास जरदारी है। आप इस पर गौर करें ना कि जरदारी साहब उनके साथ हैं। जरदारी साहब जो हैं वो बारगेन करने के बादशाह हैं, और हर 2 तरीके से, वादे के हिसाब से भी और दूसरे हिसाब से भी, जो आजकल सियासत का एक चलन है, उसमें इनके पास अल्लाह ने उनको दिल बड़ा बड़ा दिया हुआ है, हाथ खुला है। मेरा सवाल कुछ और आपसे कि क्या ये कांटों की सेज वाली प्राइम मिनिस्टरशिप की स्लॉट लेंगे जरदारी साहब? मैं ये बता रहा हूँ ना। अच्छा, वो उनको हर बात है। उसमें ये है कि एक तजर्बा हो चुका हुआ है पहले कि जब पंजाब में हुकूमत थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की और मरकज़ में बेनज़ीर थी, तो मियाँ साहब को ये पता है कि जिसका पंजाब मजबूत है उसको इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं कि फिर मरकज़ में कौन है। तो वो मरकज़ और पंजाब की जब बारगेन होगी उसमें वो उन्होंने मरकज़ दे देना है। लेकिन सर पंजाब मजबूत है नून लीग का, जहाँ पे 126 इंडिपेंडेंट हैं उनके मुकाबले पे खड़े हुए हैं, और 131 है फिलहाल PML मजबूत है। नहीं, मैं ये नहीं कहा कि उनका मजबूत, उनको अगर किसी को पंजाब में जो आ जाए तो वो मजबूत है। पीपल्स पार्टी के 10 मिल जाएंगे। मैं बहुत सारे इंडिपेंडेंट ऐसे जानता हूँ, 5-10 को तो मैं जानता हूँ जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है। तो ये इस तरह की शायद नहीं, कोई ज्यादा इतने इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं फिर गिनवा दूं आप उसके बाद साथ पूरे जनूबी पंजाब में एक आज़ाद है, रज़ायात हराज, बकर आज़ाद है, बकर में नुमानी है। आप इसी सवाल पे बताइएगा वो किधर जाएंगे? वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शाहानी 2 सीट जीत के, आमिर शाहानी, गजनफर छीने जीता, उसमें तहरीक इंसाफ जीती है जो मेरा छोटा भाई जीता। सर, लेकिन मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ जीती है। 6-7 होंगे, 6-7 मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। रसूल साहब जी, अज़हर सदीक साहब ने जो बात की है, इस वक्त मोमेंटम ताकत के, इस वक्त सियासी ताकत के 2 मरकज़ हैं। ये जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना साहब एक मरकज़ है, और PTI एक मरकज़ है। एक मरकज़ अडियाला में है और एक मरकज़ आज़ाद है कि आज़ाद फिरता है, ये मौसम के घर में है। देखें, उस मरकज़ को आप ये नहीं समझते, ये ख्याल करना कि कोई उनसे बात नहीं करेगा, कोई बात उनसे नहीं कर रहा, ये मेरे कयास में नहीं कि ऐसा नामुमकिन है। मोमेंटम किसके पास है, अवाम की राय किसके पास है, सैलाब किसकी तरफ से चला है और किसकी तरफ जा रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल है कि इतनी डीप विजन होती है हमारे पॉलिटिशियंस की कि उनको नजर आ रहा होगा यार हम 4 सीटों की मेजॉरिटी से भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। यहाँ जफरुल्लाह जमाली 1 सीट से बने थे, तो छोड़े मैंडेट के हम बना के तो हम बन जाते। इतनी विजन है रसूल बख्श साहब, जो आप इतनी गहरी बात कर रहे हैं। अगर वो विजन होती तो फिर वो अदम एतमाद की तहरीक ही ना चलती और 16 महीने की जो हुकूमत बनी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, तो फिर हम तो ये आर्गूमेंट ले ही नहीं सकते। लेकिन मैं इनकी बात नहीं कह, मैं सिर्फ मरकज़ की बात की है कि एक ये मरकज़ है जो आपस में मरकज़ के अंदर बात हो रही है। क्विकली मैं साथ साहब के पास चला जाऊँ। सर बिल्कुल आपका ये पॉइंट आ गया, आप कुछ ऐड करना है आपने रसूल साहब इसमें? ठीक आ गया आप रसूल भाई साहब, लग ये रहा है कि फिर PTI या तो इररेलेवेंट हो जाएगी अनलेस के जरदारी साहब जो है वो इतना दिल फराग करें और वो कहें कि शहबाज शरीफ साहब को जनाब बिल्कुल हम डील करेंगे, लेकिन क्योंकि अवामी मैंडेट इंडिपेंडेंट्स के पास है PTI के, तो हम उनसे बात किए बगैर तो आगे चल ही सकते हैं, जो बहुत लेस लाइकली ये होगा। तो आपके ख्याल में होने क्या जा रहा है इस वक्त जो मुलाकात नकवी साहब के घर में चल रही है? साद रसूल साहब आपसे पूछ रहा हूं मैं। साद रसूल साहब जी,
देखिए, मेरे तो ख्याल में बड़े बसद एहतराम पाकिस्तान को इस जमहूरियत से, देखिए पाकिस्तान को इस जमहूरियत से क्या सीखना चाहिए या इस आज की एक्सरसाइज से क्या सीखना चाहिए, मैं इसी को थोड़ा सा रीफ्रेस कर देता हूँ आपकी इजाज़त से सवाल को, कि रियासत इस इलेक्शन के अंदर से आइडियली क्या चाहती है, आवाम आइडियली क्या चाहती है, और वो ये है कि कोई ऐसी हुकूमत बने, कोई ऐसा सेटअप चले जो अगले 5 साल चल सकता हो। हम बात ये कर रहे हैं इस वक्त कि जैसे रसूल बख्श रईस साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब, जिनको तकरीबन जो टोटल कास्टेड वोट है जो एक्चुअली पड़ा है उसका 20-22% पड़ा PMLN को, और पीपल्स पार्टी को कोई 12-14% पड़ा। आपके ख्याल में 35% वोट लेने वाले 65% को इग्नोर करके पाकिस्तान को 5 साल की दायमी एक दवाम वाली हुकूमत दे सकते हैं? और सर यहाँ भट्टू साहब वज़ीर आला पंजाब जब बने थे 13 सीटों पे, तो वो तो आप तारीख तो देखें, पंजाब जो है सूबे के अंदर बन गए थे। कितनी देर चलती रही वो हुकूमत? चलते ही रही सर, चलती ही रही। और जमाली साहब एक सीट पे बन गए थे। महीने बाद फिर से इलेक्शन करने हैं। अगर कामन भाई, जैसे जी सर, आपको सुन रहा हूँ, जानते हैं 90 का पाकिस्तान बदल गया, ये 2024 का पाकिस्तान है। इसने कल सबको सरप्राइज किया। इससे बात करें इस नए पाकिस्तान से या रसूल साहब, अभी 17 महीने पहले 4 से 5 वोटों की मेजॉरिटी से सिर्फ महज शहबाज शरीफ साहब ने 17 महीने गुजार दिए। कामरान शाहिद साहब, मेरा इसमें बसद एहतराम, और मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा बसद एहतराम ये गुजारिश है कि वो 17 महीने इसलिए गुजरे कि लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। अब जबकि लोगों ने अपना बयान दे दिया, जब 78% लोगों ने नवाज शरीफ साहब के लिए वोट नहीं किया और नवाज शरीफ जरदारी साहब को मिला के तकरीबन 68% लोगों ने उनके लिए वोट नहीं किया, तो ये बड़ा अजीब सा होगा, देर पा हुकूमत नहीं होगी अगर ये चंद लोग जो कलेक्टिव। आप सारी बातें जो कर रहे हैं ना, मुझे वो एक याद आ गया, एक यूटोपिया था, एक स्टोरी थी एक। आप जो सारी बातें कर रहे हैं ये वो है आला अखलाकी मेयार को सामने। लेकिन अब मैं ये ऐसे ही है जैसे पहले PDM कहती थी जी कि हमारे वोट 2 करोड़ बनते हैं मिला के, और इमरान खान इत्तेहादियों। मेरा सवाल ही कुछ और है। मैं तो क्योंकि आपको पता है सर, मैकियावेली का वो हूँ रीडर, डिस्कोर्सेस पढ़ी, फिर द प्रिंस पढ़ी मुझे। हाँ जी, तो उसमें समझने की बात तो ये साथ साथ थोड़ा हॉब्स पढ़ें, लेवायथन पढ़ें। हॉब्स और लेवायथन एक ही बात है। ये सारे पॉलिटिकल रियलिस्ट जिनके आप नाम बता रहे हैं, चाहे उसमें आप केनेथ वॉट्स को ऐड कर ले, मॉर्गन थाउ को ऐड कर ले, सारे रियलिस्ट हैं। तो लेवायथन भी तो वही था ना। लेवायथन क्या था? ऑल पावरफुल स्टेट थी। हम संजू की आउट ऑफ वार पढ़ ले। साहब को देख के जरा मैं शोखा औरों को इम्प्रेस करने के लिए मैंने ये भी पढ़ा हुआ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे कि तारीख का धारा ये कहता है, लेसन्स ये कहते हैं कि ये आपके लोग हैं। चले इनसे पूछ लेते रसूल साहब, कितना अवामी मैंडेट को ज़हन में रख के मोहसिन नकवी साहब के घर में बातचीत जारी होगी? ये लतीफ़ा है वैसे ही, बड़े मजाकी हो। देखिए, उर्दू बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है, उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है साजिश। उसकी बू आती है, मुझे हाँ मालूम नहीं कि वाकई साजिश अंदर पक रही है, हो रही है, कोई कर रहा है, उसका मालूम नहीं। लेकिन देखिए, ये बात मैंने ऐसे कर दी, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये है कि ये एक सियासत के एक फितरी पहलू है कि जब ऐसे हालात सामने आते हैं, ख़तरात पड़ते हैं, सैलाब आता है, तो सारे गांव के लोग मिलकर इकट्ठे होते हैं, कोई तरीका अख्तियार करते हैं कि बचना कैसे है। ये पिछले 2013 के इलेक्शंस के बाद आज तक एक पूरी सियासी पोलराइजेशन है मुल्क के अंदर, एक तकसीम है। इस तकसीम का फ़ैसला होकर रहना है। इस फैसले की तरफ एक बहुत बड़ा कदम आया है जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। इसका फ़ैसला अगर आज 5 साल नहीं होता, आज इमरान खान बाहर नहीं है, जेल के अंदर बैठा हुआ है। बाहर के लोगों ने खुद जाके वहाँ पे कैंपेन अपनी, इमरान खान तो किसी के जलसे में नहीं गया, इमरान ने तो किसी को फंड नहीं दिए, इमरान ने तो किसी से बात नहीं की। आप कह रहे हैं चीज को एक्नॉलेज किया जाए, इसके बावजूद अगर मुकम्मल नहीं की, कंप्लीट करके फिर आ रहे हैं आप। जी कोई नहीं सर, आपको बताऊंगा इसको। ये पोलराइजेशन मुल्क के अंदर
2 बड़े सियासी घरानों की और एक नई उठती हुई सियासी जमात की। ठीक है, इसका फैसला होकर रहेगा, अब होता है या बाद में होता है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है लेकिन जी हजूर देखिए, बात यह है कि जिस सियासत को मैं जानता हूँ, इमरान खान साहब के अलावा किसी ने कैंपेन चलाई नहीं है। अप्रैल से लेके 25 मई का लॉन्ग मार्च इलेक्शन के लिए था ना जी, लेकिन क्या होता है, रैलीज, होर्डिंग्स, स्टीमर्स, अब तो वो नहीं लग सोशल सकते। मीडिया, आप 2 साल आप मीडिया को ऑक्यूपाइड रखे, सोशल अच्छा है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं। आप मुझे ये बता रहे हैं कि जिन पार्टी ने सियासत नहीं की उनको वो और क्या कुछ जेल में रखने से, कोई इमरान खान साहब का एक वोट ज़ाया होने से या बनने से किया? बेहतरीन कैंपेन, इसी को मैं इसी तनाजर में लिखता था कि इमरान खान साहब का जो वोटर है वो खुद ढूंढ के, आपके सामने कहा था, अभी इलेक्शन नहीं हुए थे ना, हम इकट्ठे बैठे थे, मैंने कहा ढूंढ के जाकर निशान करेगा, लोगों को पर्चियां डालनी पड़ेंगी, बिल्कुल ठीक सर, और इमरान खान को जाके वोट पड़ेगा क्विकली। इसमें दो राय नहीं थी। खालिद साहब, आप कहाँ देख रहे हैं पीटीआई को, कहाँ देख रहे हैं इनको? पीटीएम 2 बनने जा रही है और पीटीआई इसमें इररेलेवेंट या ऑपोजिशन होगी? देखें, पीटीआई इररेलेवेंट तो नहीं हो सकती, वो इसलिए कि इररेलेवेंट, बट रेलेवेंट इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिशन होगी या रेलेवेंट इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट साजी? ये मैं समझता हूँ कि लीडरशिप, क्योंकि इस वक्त उसके पास जिसे कहते हैं फर्स्ट टियर और सेकंड टियर नहीं है, तो उनको थोड़ी सी मुश्किल तो पेश आएगी। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो कल मैंने बात सुनी है बैरिस्टर गौहर साहब की, वो भी कोशिश करेंगे कि वो इक़्तिदार में आएँ। और पॉइंट आ गया, गौहर साहब में इतनी कैपेसिटी है भी कि उनके पास भी जो चॉइस है ना, वो पीपल्स पार्टी है। गौहर साहब के पास इतनी कैपेसिटी है कि इमरान की एब्सेंस के अंदर इमरान की मर्जी के ऊपर ही चलेंगे। एक बात तो जेहन में रख लें कि गौहर ने फैसला खुद नहीं करना, कल मुलाकात हो रही है इमरान खान साहब, और ये जेहन में रख लीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्जी के बगैर, मैं बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह ताला का शुक्र है, उनकी मर्जी के बगैर और जो प्रेजेंट सिनेरियो के दरमियान अवामी माहौल को देते बगैर, उनके बगैर कोई फैसला नहीं होगा। रशीद साहब ऐसे ही है, बिल्कुल एक सियासी हकीकत है, अगर उनको इग्नोर किया जाएगा तो सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी। और आपने बाकी मुसन्निफीन की बात की तो संजू को भी जहन में रख के ऑर्डर वार को मैंने तवज्जो दिलाई है, ये उसी तो तवज्जो नहीं देते थे। आप नहीं तो थुसीडाइटिस को पढ़ ले, उसकी फिलॉसफी अवार्ड पढ़ ले, बीसी में जाके, मुझे तो कोई मसला नहीं जी। बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब की बात करना चाहता हूँ जी। उन्होंने कहा था कि लाहौर के एक साबिक वज़ीर आज़म को 4थी बार वज़ीर आज़म बनाने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा था ना, तो ये जो साजिश हो रही है किसी को कुछ करने की, उससे मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ आराम से खामोशी से बैठेगी। राइट, देखेंगे वो क्या। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और हमारी इस ट्रांसमिशन में हमारा इतनी टीम शामिल थी व्यूअर्स, जिसने पिछले 4-5 दिन से आपको जो है आप तक रिपोर्टिंग करवाई, एनालिसिस करवाई, बेहतरीन एनालिसिस। हमारे एनालिस्ट का तो हम शुक्रिया अदा करते रहते हैं, हमारी टेक्निकल टीम पूरी की पूरी, हमारी इलेक्शन सेल की, ये सब थे। और बड़ा अहम रोल होता है हमारे कैमरामैन का, वो आपको नज़र नहीं आते, मैं उनका नाम ले लेके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने 18 घंटे भी यहाँ पे जो है, हमने तो खैर 2-2 घंटे 3-3 घंटे किए होंगे, उन्होंने राउंड द क्लॉक काम किया है, जिसमें शकील अब्बास साहब, ताहिर शहजाद साहब, सकलैन ओन साहब, सज्जाद हुसैन साहब, इशफाक मकबूल साहब, हाफिज़ इमरान साहब, नासिर अली साहब, मलिक नदीम साहब, ये हमारे कैमरामैन जो थे कैमरे से पीछे थे। लेकिन अगर ये ना होते तो हम यहाँ से आपको कुछ भी ना बता पाते। पाकिस्तान में मीडिया के लिए खुशखबरी ये है, अगर वन साइड रिजल्ट आया तो फिर अगले कई 6 महीने में समझ नहीं करना क्या है। अब ये है कि पहले दिन से ड्रामाई तब्दीलियाँ, ड्रामा चलेगा, फिल्म चलेगी, सॉन्ग्स भी होंगे उसमें, मौला जट और नूरी नथ सब होंगे, और मुझ जैसे मार्लन ब्रांडो भी होंगे। जी सर, एस्टेब्लिशमेंट को जिन पे शक किया जा रहा था कि वो वन साइडेड रिजल्ट देंगे, उन्होंने, हाँ, इसका मतलब है कि दखल नहीं दिया। जैसे मार्लन ब्रांडो भी हो गए। वंस अगेन पाकिस्तान आर्मी ने एक्सेप्शनल रोल प्ले किया। इलेक्शन डे वाले दिन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस काबिल है, अप्रिशिएट करे या ना करे, इस काबिल तो है कि वो खुशियाँ मना रहे हैं। फौज स्टे न्यूट्रल, और पाकिस्तान के सियासी मामला को आगे ले जाने के लिए ये एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। मुझे दीजिए इलेक्शन ट्रांसमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट इलेक्शन तक इजाज़त। अब ये नहीं पता वो नेक्स्ट इलेक्शन 6 माह, 2.5 साल, 5 साल कब होगा।